हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 10th साइंस, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये वीडियो बेसिकली होने क्या वाला है, इस वीडियो में आप लोग एनसीईआरटी के थ्रू पूरी की पूरी इस एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर को समझोगे। उसके बाद एक प्यारा सा नोट्स आपका वेट कर रहा होगा, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो ये ट्रस्ट करो बच्चे, आपकी जो मतलब नॉलेज जो होगी, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें छपेंगी ना, वो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है कि इस चीज़ को, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, और सुनने पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चीज़ों को सुनो और कोशिश करो कि उसको अपने माइंड में बैठाओ, उसको अपने दिमाग में रखो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, ओके। तो क्या करना है, आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ अगर आप आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसे निकाल करके रख लो, और पेंसिल से उस एनसीईआरटी की बुक में अंडरलाइन चीज़ों को करते चलो कि हाँ भाई, मेरे को ये बात समझ में आई। जो बात समझ में नहीं आई उसे आप सर्कल भी कर सकते हो। ये आपका बेसिकली पढ़ने का तरीका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेसिकली ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, मतलब सीबीएसई एज वेल एज अगर आप यूपी बोर्ड के भी बच्चे हो तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं धातु और अधातु। तो अगर हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करें कि आप आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 मिनट के लिए, अगर आप अपने डेली लाइफ में आप लोग क्या क्या मेटल और क्या क्या नॉन मेटल यूज़ कर सकते हो, अगर आइडिया लगा ले रहे हो, तो शायद एक थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आती बात कि जैसे आप जो इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हो, उसके अंदर जो उसके अंदर जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या फिर आप जो डेली लाइफ में जो आयरन यूज़ करते हो, सिल्वर, गोल्ड, तो दीज आर कम्स अंडर मेटल, यानी कि सभी को हम मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल, इनके अलावा जितनी भी चीज़ें आप जानते हो, जैसे कि आपके सामने जो चेयर रखी हुई है, आपके सामने अगर जो शीशा है या फिर कोई प्लास्टिक है, रबर है, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, नॉन मेटल हो जाती हैं। ये अभी हम लोग एक डेली बेसिस पर हमने बात करी है। अभी हमने यहाँ पर अभी किसी भी केमिस्ट्री को बीच में नहीं लाया है। ओके, केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट को भी हमने बीच में नहीं लाया है। तो अब क्या, ये तो हम लोग का एक बेसिक्स आइडिया हुआ ना कि अच्छा देखो, ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। तो क्या मतलब कि अगर एक बुक के अगर हम बात करें, बुक के हिसाब से बात करें, तो क्या चीज़ों को ऐसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, तो क्या होती है, हमारे पास मेटल की, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करने वाले हैं। उन वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि आपका जो वर्ड है, जैसे कि हम पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो जरा ध्यान से समझना, मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है वो क्या क्या, मतलब भौतिक गुण, जिसको हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे धातु होते हैं, वो धातु के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहली चीज़ क्या हो सकती है कि जो आपकी मेटल होती है ना, तो जैसे ये कह रहे हैं कि स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब जिसका आप कलर देख सकते हो, जिसकी आप साइज़ देख सकते हो, जी वो कितना ज़्यादा चमकीला है, कितना ज़्यादा डल है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कुछ मेटल्स को इन्होंने कैटेगराइज किया, जैसे कि कौन कौन से मेटल्स, आप इनको जरा अंडरलाइन करो। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, सोडियम है, लेड है, जिंक है, एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ अवेलेबल। तो ये सब सारी बातें हमने ले ली। अब फिलहाल इस एक्टिविटी का फिलहाल अभी आपको यूज़ नहीं है, हम लोग एक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने उन एक्टिविटी को भी डिस्कस किया है। बट फिलहाल अभी हम इस एक्टिविटी को आगे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या कहता है, यहाँ से आपकी पहली चीज़ मिली, मेटेलिक लस्टर। अब ये मेटेलिक लस्टर का देखो क्या मतलब होता है कि ऐसे, मतलब मेटल हमारे एक बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी सरफेस ना क्या होती, ना शाइनिंग होती, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, चमकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमें ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी, पहला हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मिला। क्या होता है कि मेटल के पास मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब वो चमकदार होता है। वो चीज़ों, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनमें धात्विक चमक, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में। ओके, तो मेटेलिक लस्टर होता है, नाम याद रखना। ये आपकी मिली पहली प्रॉपर्टी। ठीक है जी। दूसरी देखो, अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये आपकी हो जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी। ये आपकी मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ओके, उसके बाद में देखो, अगर हम बात करें जैसे कि
अब यहाँ पर एक टर्म आता है मैलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज़ मैलेबिलिटी, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखो मैलेबिलिटी क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी भी, जैसे आपने एक लोहे की एक बड़ी सी चादर देखी होगी, शीट देखा होगा क्या, तो वो बनता सोचो कैसे है, कोई एक मेटल लिया गया होगा, उसको थिन शीट में कन्वर्टेड कर दिया गया होगा, उसको पीट करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। तो यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को बीट करके हम उसको थिन शीट में क्या कर दें, बदल दें। थिन शीट में अगर हम उसे बदल दें तो कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि थिन शीट में जो बदलने की प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। ओके, अगर हम इसे हिंदी में देखो कहते हैं तो मैलेबिलिटी को बेसिकली हम लोग कहते हैं आघातवर्ध्यता। तो प्लीज़ अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चों तो ये वर्ड याद रखो, ठीक है, आघातवर्ध्यता, ठीक है ना। आगे देखो हम लोग बढ़ते हैं, तो मेटल हमने क्या कहा कि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम लोग मेटल को पीट करके उसको हम थिन शीट में बदल दे, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जाता है, जैसे अगर हम यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट जरा सा समझ लो, एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारा फायदा भी देखो मिलता है। क्या मिलता है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल। ओके, सीधी सी बात याद रखना, गोल्ड और जो सिल्वर है वो सबसे मोस्ट मैलेबल मेटल है। अब एक और चीज़ होती है डक्टिलिटी, इसी का जस्ट मैलेबिलिटी के बाद एक और वर्ड क्या आया, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वायर बनाए जाते हैं मेटल के, बहुत बड़े बड़े वायर बनाए जाते हैं मेटल के। तो दैट मीन्स क्या होगा कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम जिसको वायर में कन्वर्ट कर दें, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब देखो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, तो ये कहा जाता है कि अगर हमें यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब समझ लो, अगर आपके पास 1 ग्राम की गोल्ड है तो आप उस 1 ग्राम की गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ कर सकते हो। इमेजिन करो, 1 ग्राम की गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ कर सकते हो। ये एक फैक्चुअल बात है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो कि जो हर मेटल की जो मैलेबिलिटी होती है, हर मेटल की जो डक्टिलिटी होती है, वो ऑब्वियस सी बात है, गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, तो हम उसकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी अलग अलग होगी। और क्या कैसा हम, मतलब बेसिकली अगर हम देखो, जैसे अगर ऑर्नामेंट की बात करें, अपने ज्वेलरी पर्पज़ की बात करें, तो ज्वेलरी पर्पज़ के लिए हम लोग मोस्ट डक्टाइल मेटल को लेंगे, जैसे कि सिल्वर लेंगे, गोल्ड लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है मतलब समझ रहे हो, लोहे का कोई वो ऑर्नामेंट बना रहा है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा मेलेबल नहीं होता है। एक सीधा सा रीज़न ये भी होता है। अच्छा, अब अगर देखो, अगर हम बात करें कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग वेसल्स, क्या आप कुछ ऐसे मेटल बता सकते हो जिनका हम लोग कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम के हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे बर्तन भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो दीज आर द मेटल विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पज़, जिनको हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी आई वो क्या आई कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, याद रखना कि मेटल्स जो होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। यहाँ पर आप दोनों बातें मेंशन कर सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं जनरली वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। ठीक है, अब याद रखना है आपको, जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर एंड कॉपर। याद रखना, बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर एंड कॉपर। ओके, एक चीज़ और, लेड। अब ये हमारा एक्सेप्शन में आ जाएगा, हम लोग अभी एक्सेप्शन की भी बात करेंगे कि लेड और मरकरी। देखो बेसिकली लेड और मरकरी जो है ना, आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ इट। देखो इनको भी हम मेटल, भाई लेड और मरकरी भी क्या है, मेटल है, बट ये लेड और मरकरी क्या है, इनकी कंडक्टिविटी पुअर होती है। प्लस आप मरकरी ये भी जानते हो कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये सब अभी हम लोग एक्सेप्शन अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेटल हमारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बिल्कुल कंडक्ट करते हैं, इसमें कोई दो ऑप्शन थोड़ी ना है, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो देखो होता है क्या कि मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। मतलब उसके उस PVC के अंदर मेटल होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही होती है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, जस्ट लाइक अ रबर लाइक मटेरियल, दैट इज एक तरीके से हमारा एक नॉन मेटल है। वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सब्सटेंस। देखो भैया, अगर कोटेड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, अगर कोई इसको टच करेगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है वो करंट उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर करेंगे और उसको कहेंगे कि भाई इसके देखो, इसे देखो करंट लग गई है। ओके, तो कोटेड करने का मतलब है कि जो
जो हमारे इंसुलेटर, दैट इज़ हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर हमारे करंट, इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के क्या होते हैं? मतलब कह सकते हो कि बैड कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर जो होते हैं, मतलब वो आसानी से करंट और हीट को कैरी नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको कोट कर देते हैं। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, तो यहाँ से एक और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कि मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड, यहाँ से द मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो एक और आपको यहाँ से प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होते हैं? ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं सोनोरस को, आप सोनोरस में हिंदी में भी सोनोरस ही बोल सकते हो, या ध्वनिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ध्वनिक। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, अब आगे देखो, नॉन मेटल की बात करें तो देखो मेटल में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सभी क्या लगा दो, वो सभी के अपोजिट जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी हो जाएगी? नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल का अगर हमसे एग्जांपल पूछें तो ठीक है, आपने अपने डेली लाइफ की बेसिस पर बताया, बट अगर हम आपसे बोले कि नहीं हमें पीरियोडिक टेबल में से बताओ कि पीरियोडिक टेबल में से कुछ मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल बताओ, तो आप क्या बताओगे कि कौन से होंगे? वो या तो हमारे सॉलिड के फॉर्म में होंगे या फिर गैसेस के फॉर्म में होंगे। लेकिन एक ऐसा भी हमारा नॉन मेटल है जैसे कि हमने कहा ब्रोमीन, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। अच्छा, अब उसके बाद डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल, देखते हैं। तो अब इसी का जस्ट आप उल्टा कर देना, ओके ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर हम बात करें तो अगर हमने कहा कि जैसे हमारे जो मेटल्स होते थे वो डक्टाइल होते थे, तो हम कहेंगे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स हमारे क्या होते थे? मैलेबल होते थे, ये हमारे नॉन मैलेबल होते हैं, मतलब ये एक तरीके से ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने कहा कि देखो मेटल हमारे क्या होते थे? कंडक्टर होते थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, बट मेटल्स नॉन मेटल्स हमारे बैड कंडक्टर। तो ये सारी बातें जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये समझने वाली बात है कि कुछ ऐसी भी मेटल्स या कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो कह सकते हो कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम लोग मेटल जनरली क्या जानते हैं कि देखो भाई, मेटल जो जनरली है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा। लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसा भी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो गया है, जैसे कि मरकरी। तो ये दैट इज़ हमारा ये एक्सेप्शन हो गया है ना। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जनरली हमें पता है कि जो हमारे बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी हमने देखा कि मरकरी हमारा एक ऐसा टेम्परेचर है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में है। ये बड़ी अजीब बात होगी, तो दैट इज द एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मरकरी समझ रहे हो ना, जो डॉक्टर के पास होता है, उसके जो थर्मोमीटर लगी होती हैं आपके, वो जो बुखार चेक करता है कि देखिए आपका जरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो दैट इज़ वो क्या हो उसमें भरा हुआ होता है? मरकरी। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई देखो मेटल्स हमारे क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल की। बट ये देखा गया कि एक ऐसा मेटल था गैलियम और एक और था सीजियम। ये ऐसा देखा गया कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बड़ी लो है, तो इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं भाई कि गैलियम और सीजियम मेटल तो है लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर जैसे आप उसे अपने हाथों पर रखोगे ना उठा करके, तो तुरंत वो क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। ओके, तीसरी जो एक्सेप्शन आती है वो ये आती है कि आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। अब इस बात को आयोडीन कहाँ पाया जाता है? सॉल्ट में पाया जाता है। सॉल्ट में मिलाया जाता है आयोडीन को, पाया नहीं जाता है, आयोडीन को सॉल्ट में मिलाया जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन अब आयोडीन आपको पता है कि एक नॉन मेटल है, बट ये ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, मतलब शाइनिंग करता है। अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले कि बेसिकली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, चमकते नहीं हैं, चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस होता है, जो चमकीला होता है, चमकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ से एक आपकी डेफिनेशन आती है एलोट्रॉप। सो क्या है एलोट्रॉप? देखो कुछ हमारे मतलब कुछ हमारे ऐसे मेटल या कुछ हमारे ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं, मतलब वो एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन हमारा क्या है? याद रखना चाहिए, एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। यानी कि वो जो फॉर्म है ना वही क्या कहला जाती है? एलोट्रॉप कहला जाती है। ठीक है। अब बेसिकली कार्बन के हमारे ना 3 एलोट्रॉप होते हैं, नाम याद रखोगे। तो पहला आप जानते हो ग्रेफाइट, देखे भी होगे आपकी पेंसिल में लगी हुई होती है। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। दूसरा हमारा होता है डायमंड। दूसरा क्या है? डायमंड हमारा जो है वो
कार्बन का एलोट्रॉप है, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और आपको भाई ये बात याद रखनी है, आप पता भी है, ये सभी को लोग जानते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इस पूरे हमारे अर्थ पर, हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद दूसरा आपने देखा ग्रेफाइट होता है, अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एक और होता है जो कि इसमें नहीं दिया है, याद बेसिकली आपको फिलहाल अगर दो ही दिया तो ठीक है, दो ही याद रखो, लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिन्स्टर फुलरिन, ठीक है, ये नाम है बेसिकली याद रखना। तो इसमें आपकी फिलहाल आपके लिए आपकी इस बुक में दो ही नाम दिए गए, बट वो तीसरा नाम भी याद रखना, बकमिन्स्टर फुलरिन। ओके, फिलहाल आपको दो नाम याद रखने क्या, कार्बन के दो एलोट्रॉप कौन सा, डायमंड एंड दैट इज पहला हमारा है होता है डायमंड और दूसरा होता है दूसरा होता है ग्रेफाइट। ओके, अब देखो उसके बाद एक और एक्सेप्शन हमें मिला, क्या मिला हमें हमारा एक्सेप्शन, क्या कहा जाता है कि बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, मतलब अगर उसको चाकू से काटो तो ज़रा सोचो क्या वो कटेंगे, बिल्कुल नहीं सर, ये कैसी बात करें। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे मेटल होते हैं, और वो कौन से मेटल, हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। तो जैसे कि एल्कली मेटल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बड़ी लो होती है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, और ये बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ओके, फिलहाल ये बात इतनी समझ में आई क्या, यहाँ तक आपने अभी क्या किया, अभी आपने एक बेसिक सी जो है चीज़ों के बारे में बात किया कि मेटल क्या होते हैं, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आपने कुछ एक्सेप्शन भी देखे। प्लीज़ इन एक्सेप्शन को आप कोशिश करो बार बार पढ़ने की, बार बार इनको आप अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, तो ये वाली आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली एक्टिविटी क्या कहता है कि आपके पास आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास दो एलिमेंट हैं, पहला है एक है मैग्नीशियम और एक है आपके पास सल्फ़र। तो सभी को पता है कि जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल है और जो सल्फ़र है ये एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, समझना। उसके बाद फिर दोनों को बर्न किया गया, दोनों को जलाया गया, और जला करके क्या हुआ कि उनके जो भी एशेज़ मिले, जो उनकी राखी मिली, उनको डिज़ोल्व कर दिया गया वाटर में। तो टेस्ट द रिजल्ट सॉल्यूशन विद द बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर चेक किया, बोला कि चलो इसको चेक करो भाई। तो चेक करने पर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, हो सकता है कि जो उसका सॉल्यूशन आया होगा, एक में ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो गया होगा, एक में रेड है तो ब्लू हो गया होगा, ऐसा समथिंग कुछ होगा, हम लोग ये तो पढ़ते थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। तो क्या कहा गया कि अब उसको चेक करो, तो क्या पता चला ना, बर्न सल्फर पाउडर प्लेस जो पाउडर था, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस, एड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक दिस टेस्ट सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस। मतलब वही कह रहा है कि दोनों को वही करो, एक बार मैग्नीशियम वाले रिबन के जो भी एशेस मिले हैं उनको, और एक बार ये सल्फ़र वाले के। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द बर्निंग सल्फ़र एसिडिक और बेसिक। तो पूछ दिया कि जो बर्निंग होने के बाद जो आपको जो प्रोडक्ट मिला है सल्फ़र का, बताना है कि वो एसिड है या फिर बेसिक नेचर का है। ओके, अब जरा देखो, बात समझो, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर दिस रिएक्शन, आपको इनके लिए इक्वेशन भी लिखना है। ओके, तो देखो मैग्नीशियम दैट मीन्स Mg, मैग्नीशियम का क्या होता है एलिमेंट Mg। आप इसे जब बर्न करोगे, किसके साथ, आप इसे जब बर्न करोगे, तो याद रखो बर्न करने के लिए केमिस्ट्री हम जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं नॉर्मली, तो हम लोग हमेशा ऑक्सीजन दैट मीन्स हम लोग O2 का हेल्प लेते हैं, याद रखना। तो जब ये बनेगा, गर्म होगा, तो देखो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा Mg, ये बैलेंसिंग की चीज़ है, आप इसको ज़रा बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगा लोगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो MgO बना, ये आपका हुआ पहला इक्वेशन। नाउ अब आप इस MgO को क्या करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, दैट मीन्स H2O के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये आपका बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या है, ये आपकी एक तरीके से ये एंट एसिड है, एंट एसिड है, और एंट एसिड है इसका मतलब है कि जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड की अमाउंट हो जाती है तो आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हो, दैट मीन्स आप लोग इनो खाते हो। अच्छा, फिर
इसका मतलब ये हुआ कि सर अब अगर इनो खा रहे हैं दैट मीन्स वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो Mg तो हमारा मेटल है और मेटल से हमारा बना मेटल का ऑक्साइड, MgO दैट मीन्स क्या, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड इसका मतलब ये हुआ सर कि जो मेटल का ऑक्साइड है ना सर वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि हमारे जब पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो अब इसी बात हम लोग एसिड तो खा नहीं सकते, हम लोग बेस को ही खाएंगे उस एसिड को किल करने के लिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर याद आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो MgOH का होल ट्वाइस है ये बेस है, और ये बेस किससे बना है, Mg से। Mg का मतलब है कि हमारा मेटल, तो दैट मीन्स हमारा जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो एक बेसिक नेचर का होता है। ये बात आपको पिछले वाले चैप्टर में भी पता होनी चाहिए थी। ओके, तो इस तरीके से अगर हम सल्फ़र को ले लें तो क्या बनेगा हमारा, देखो जब हम सल्फ़र को बर्न करेंगे S+O2 को जब हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ SO2 बनेगा। फिर जब हम इस SO2 को जब हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा H2SO3, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो अब इसके बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि अगर ये जो MgO है तो MgO आपको पता चल गया कि मेटल का ऑक्साइड है, Mg मतलब मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड क्या बना रहा है, मेटल का ऑक्साइड जो जनरली उसका जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो याद करो बेसिक इन नेचर का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम रेड लिटमस को ले जाएंगे ना, किसको ले जाएंगे बच्चे, रेड लिटमस को ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा ब्लू लिटमस में। ये बात यहाँ से आपको कंक्लूजन निकालने वाली है। इस तरीके से जब इसके लिए जब आप चेक करोगे कौन सा लिटमस, जब आप इसके लिए, अब ये आपका कैसा नेचर का हो जाएगा, पहली बात ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एसिडिक नेचर का है तो क्या होगा, ये जो हमारा ब्लू लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस में। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, ब्लू लिटमस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड। तो ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल एक कंक्लूजन है। कैन यू राइट दिस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, यस। तो देखो हमारा ये पहला, फिर इसके साथ हमने इसका करा दिया तो हमारा ये दूसरा बनेगा। इस तरीके से आपका 2 रिएक्शन होगा। ओके, नोट्स में आपकी ये सारी बातें रहेंगी, बस आपको यहाँ से जल्दी से एक ओवरव्यू लेना है पूरे चैप्टर का। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्योंकि जब नोट्स मिलेगा तो उसको आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट यहाँ पर कोशिश करो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। फिर बेसिकली अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को अभी हम डिस्कस नहीं करते, चाहो तो आप देखो इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल, ठीक है, देखो लिक्विड कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इजीली कट हो जाना चाहिए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। ये सब सारी बातें जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मैलेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ये सब सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हो, बोलो बहुत आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो यहाँ से अब हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी वो ये आने वाली है कि क्या हमारे जो मेटल्स होते हैं क्या वो बर्न होते हैं एयर में या नहीं होते हैं। तो देखो कुछ मेटल, इसमें भी अब देखो मेटल की ना वैरायटी होगी, उनकी भी बर्न होने की जो रेट है वो बहुत वैरी करेगी। हो सकता है कुछ मेटल जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया तुरंत बर्न होने लगा, कुछ मेटल हो सकता है थोड़ा सा समय लगा है बर्न होने में, और कुछ मेटल हो सकता है कि इनएक्टिव रहे, कहेगा भाई मेरे को बर्न होने से मतलब मेरे को एयर से रिएक्शन करना ही नहीं है, हम क्यों करें रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि 3 तरीके के आपको जो है वो मेटल देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब देखो तो क्या हुआ, याद रखना पहली बात कि जब भी कोई मेटल बर्न होगा तो बर्न होने के लिए याद रखना उसको क्या चाहिए, उसे चाहिए ऑक्सीजन। बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर के क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। मेटल बर्न होकर के क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि हम पहले बात कराते हैं कॉपर की। अब देखो अब यहाँ से अब सिर्फ सारी बातें याद रखने वाली आ रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या था, मेरे पास कॉपर था, कॉपर इज हीटेड इन द एयर, इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी शो कर रहा है, कॉपर 2 ऑक्साइड दैट मीन्स CuO। ओके, तो कॉपर और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से जो हमारा एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये यानी कि Al2O3, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, रिएक्शन एज अ लिखने के लिए भी आता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि केवल आपसे ये भी पूछ देगा, नहीं, हो सकता है लिखने के लिए आएगा कि व्हाट हैपेन व्हेन एल्यूमिनियम बर्न विद ऑक्सीजन, मतलब एल्यूमिनियम बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि ये जो मेटल का ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे बेसिक इन नेचर होंगे। आई बात समझ में, क्या होंगे, ये सभी बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ से कुछ
ऐसे भी हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं। याद से सुनो, ध्यान से सुनो। सम मेटल ऑक्साइड सच एज, एग्जाम्पल याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स एटसेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एसिड भी और बेसिक भी। जनरली हमें पता है कि जो, मैं फिर से मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा है, आप इस चैप्टर में आपको अभी ये बताया, या एसिड एंड बेस सॉल्ट्स वाले चैप्टर में भी आपको ये बताया होगा, जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, उनका नेचर बेसिक होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्या कहा गया कि ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे भी मेटल के ऑक्साइड थे, जनरली अगर वो मेटल का ऑक्साइड है तो उसका नेचर बेसिक होगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसा भी मेटल का ऑक्साइड था कि बेसिक नेचर होने के साथ साथ वो एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है। ये बड़ी अजीब बात थी। तो ऐसे मेटल को बोल दिया गया कि हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड को बोल दिया गया कि हमारे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं। नाम याद रहेगा, क्या बोल दिया गया इसे, हम लोग इसे बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड को देखो हम लोग हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा, कहाँ गया, एम्फोट्रिक, दैट मीन्स उभयधर्मी ऑक्साइड्स ना, मतलब दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक वाली भी और बेसिक वाली प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो आप इसका एग्जांपल भी याद रखोगे, जैसे कि आपने कहा पहला हमारा एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड है जो बेसिक नेचर का तो है ही, साथ ही ये एसिडिक नेचर का भी है। इसी तरीके से आपका जो जिंक है ना, जिंक ऑक्साइड जो ZnO है, वो बेसिक नेचर का तो है ही है, साथ ही ये एसिडिक नेचर का भी है। प्लीज रिमेंबर दिस चीज़, ओके। तो इसका देखो रिएक्शन करा दिया गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का HCl के साथ। तो अब किसी भी अगर आप मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। याद रखना है AlCl3, दैट इज क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस H2। इसी तरीके से फिर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फिर बेस के साथ भी रिएक्शन करा देगा। भाई अगर ये केवल बेसिक होता, अगर ये बेसिक होता तो केवल यही वाला रिएक्शन क्या होता, वैलिड होता। लेकिन देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करा दिया गया, बेस के साथ रिएक्शन करा दिया गया, तो भी क्या बना, तो भी हमारा जो है वो सॉल्ट ही बन रहा है, ठीक है ना। पता है आपको कि जब किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आगे जरा देखते हैं क्या बोल रहा है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल के जो ऑक्साइड अभी आपको मिल रहे थे, मेटल ऑक्साइड माने क्या, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब जो आपको भी मिल रहे थे, ये बेसिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्कलीज। भाई एल्कलीज ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। एल्कलीज आपने अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, याद करो। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज ऐसे हमारे बेसेस होते हैं, याद रख, ध्यान से सुनो, ऐसे बेसेस होते हैं जो वाटर में जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजीज नहीं, जो वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उन बेसेस को हम लोग बोलते हैं एल्कलीज। ये कोई नई चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हमारे क्या है, ये देखो ये सब हमारे बेसिस तो हैं, सीधी सी बात है। मैंने कहा सर क्या ये बेसिस नहीं है, बिल्कुल सर ये बेसिस हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये बेसिकली देखो ये कहाँ से बन रही है, Na2 यानी कि मेटल का ऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि ये वाटर में क्या हुआ, मेटल का जो ऑक्साइड है घुल गया, और घुल गया तो देखो क्या बना दिया, बेस बना दिया। तो ये जो बेस कहलाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे एल्कलीज। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, ओके। एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। तो वो अब ये बेसेस कौन देगा, जो मेटल, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होंगे जो हमें देंगे। तो उन मेटल के ऑक्साइड का तुमको एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा, ओके। यानी कि वो कौन सा मेटल का ऑक्साइड है जिससे हमें एल्कलीज मिलेगा, Na2O। वो कौन सा मेटल का ऑक्साइड है जिससे हमें एल्कलीज मिलेगा, तो K2O, ओके। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर ये कुछ क्या बता रहा है कि देखो ऐसा है, वही बातें सुनी सुनाई बातें जरा पढ़ लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। भाई हमने देखा कि हर मेटल सेम रेट से रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है आप लोग ये ध्यान रखना। तो देखा गया कि डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी को शो कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पहला नंबर, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन द ओपन। दो एग्जाम्पल याद रखोगे किसके, पोटेशियम के और सोडियम के। ये इतने ज़्यादा विगोरसली तरीके से
फास्ट तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हैं कि ये आग पकड़ ली है। मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने पर किसको, सोडियम को या पोटेशियम को, इसमें क्या कर ले रहा है, इसमें फायर कैसेस कर ले रहा है। हेंस टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए उसको हम आग से बचाने के लिए क्या करते हैं, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर कीप्ड इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन कि इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा कौन, पोटेशियम और सोडियम, इस नाम को याद रखो, पोटेशियम और सोडियम, वो तुरंत क्या कर लेंगे, कैचेस कर लेंगे फायर को। ठीक है। एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम and aluminium, zinc, lead are covered with thin layer of oxides। देखो आप इन सब का तो नहीं जानते, मैग्नीशियम का तो नहीं जानते, जिंक का तो नहीं जानते, लेड का नहीं जानते, लेकिन आपने एक एग्जांपल देखा है अपनी डेली लाइफ में, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अपने बर्तन देखें जिसमें खाने बनते हैं, खाना वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो क्या करता है ना, वो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली एयर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता ही रहता है। वो क्या करता है, एयर के साथ कांटेक्ट करके एक लेयर बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब ये जो ऑक्साइड है ना, दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल्स फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब वो उसको जलने से, वो उसको एयर के साथ मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। तो आयरन डज नॉट, तो ये बात याद रखना कि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। किनके ऊपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। उसके बाद आयरन की अगर हम देखो बात करें, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न होगा विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो आयरन नहीं बर्न होगा, आयरन का छोटा छोटा जो टुकड़ा है, बहुत छोटे छोटे, उसको टुकड़े में बांट दो, जैसे एक बालू की तरह, बालू जितना बड़ा बड़ा टुकड़ा उसको बांट दो आयरन को। तो क्या करोगे, जब उसको आग में डालोगे तो वो क्या होगा, फ्लेम के फॉर्म में जो है वो मतलब स्प्रिंकल्ड होगा, चिंगारी की तरह वो क्या होगा, जलने लगेगा। कॉपर डज नॉट बर्न, याद रखना कि ऐसा भी एक मेटल था जो कॉपर, वो क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। जलेगा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब ये बताना चाहता है कि देखो दो चीज़ें, सिल्वर और गोल्ड, ऐसे तो हमारे मेटल निकल गए, ऐसे तो मेटल हमें मिले जो रिएक्शन करते ही नहीं हैं ऑक्सीजन से, इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ से देखो अभी हमारा टर्म आता है एनोडाइजिंग। सो व्हाट इज एनोडाइजिंग, देखो आप जानते हो कि बेसिकली जो एल्यूमिनियम की जो बर्तन होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड्स का लेयर आ जाता है ना। एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग thick oxide layer of aluminium. Aluminium develop a thin oxide layer when exposed to air. This aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. तो जिसकी वजह से अब एल्यूमिनियम में कहीं भी देखो जंग नहीं लगता, मतलब उसमें वो एल्यूमिनियम जल्दी कोरोड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, एक आप आयरन का कोई भी अपनी यूटेंसिल्स या बर्तन ले लो और एक एल्यूमिनियम का बर्तन ले करके देखो, तो देखोगे एल्यूमिनियम का बर्तन एकदम हमेशा मस्त एकदम चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, उसमें कोई भी कहीं भी कोरोजन नाम का मतलब अता पता भी नहीं रहता है। लेकिन आयरन वाले में देखो, तो ऐसा क्यों है? तो उसके अंदर हम लोग बेसिकली हम लोग उसमें करते क्या हैं, जब हम उसको फाइनल जब हम मतलब अगर हम उसको खरीदने जा रहे हैं तो दैट मीन्स हमें वो कैसे मिलता है, वो हमें एनोडाइजिंग के फॉर्म में मिलता है ना। वो खुद क्या करते हैं, उसको एनोडाइज करके देते हैं। दैट मीन्स उसके ऊपर एक कोट चढ़ा देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसका कोरोजन नहीं होता है। ओके, होता कैसे है? तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग जब हम क्या करते हैं, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, मतलब जिसके ऊपर आपको एनोडाइज करना है, कोटिंग चढ़ाना है एल्यूमिनियम का, तो इज मेड द एनोड। हम उसे क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं। दैट मीन्स हम उसे पॉजिटिव बना लेते हैं, एनोड, एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हम उसे फिर इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, मतलब उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट दी एनोड, तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, मतलब उसी एल्यूमिनियम वाले बर्तन पर निकलेगी, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, और वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी और मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। दिस ऑक्साइड layer can be dyed easily to give aluminum article an attractive finish। और ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते भी हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों में, कितनी थोड़ी बहुत कलाकारी इसमें करी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है, चमकता है। क्यों? ये इसी वजह से चमकता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो
तो क्या हुआ कि हमने ये देखा यहाँ से, you must have observed that the sodium is most the reactive of the samples of the metal taken here. The reaction of the magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to decide what about the reactivity of the zinc, iron, copper और lead. तो कहने का मतलब अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखें, तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि देखो हमारा सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी हमने अभी केवल किसके बेसिस पर देखी, ऑक्सीजन के बेसिस पर देखी। अब हमारा जो दूसरा यहाँ से जो हेडिंग आने वाला है वो है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होगा तो कोई एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ओके देखो, अब इस हेडिंग के अंदर में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो अब क्या है ना कि देखो डिफरेंट मेटल जो है ना वो वाटर के साथ, वाटर की भी देखो क्या होगी, हम यहाँ पे अलग अलग वाटर की कंडीशन लेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे कोल्ड वाटर, ठीक है, हो सकता है कि हम हॉट वाटर ले लें और हो सकता है कि हम लोग स्टीम भी ले लें, भाप ले लें, ठीक है ना। तो हम इन तीन चीज़ों का क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे अलग अलग मेटल के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एक मेटल हो सकता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, हर एक मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, तो इस तरीके से कंडीशन बन सकती है। फिर कुछ ऐसे भी मेटल्स होंगे, कुछ ऐसे भी मेटल्स होंगे जिनका ना तो कोल्ड वाटर से, जिनका ना तो हॉट वाटर से, जिनका ना तो स्टीम से कोई भी रिएक्शन होगा। चलो ज़रा देखते हैं। देखो, तो पहली बात ये आपको याद रखनी है इस हेडिंग के अंदर में कि जब भी कोई एक मेटल किसी वाटर से जब रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल का ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, अब तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड, जो कि हम लोग अभी देखें थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। उसके बाद अब अगर मान लो, देखो थोड़ी देर पहले भी हमने ये भी देखा, मतलब हमने यही देखा कि अगर उस मेटल के ऑक्साइड को, इस मेटल के ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करा देना तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता था। जैसे याद करो कि आपने CaO कहा, भाई कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर आपने इस कैल्शियम ऑक्साइड का आपने H2O के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बन गया था, CaOH का होल्ट्राइज बन गया था। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है अगर हम मेटल के ऑक्साइड को, ध्यान से बात समझ में आ रही नहीं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख करके पढ़ो। अच्छा, उसके बाद अब ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो नाम याद रखना है आपको कि इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, देखो मेटल्स लाइक, सॉरी पहले यहाँ से आ जाते हैं, पहले हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चलते हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि इनमें जो है वो साउंड के साथ, बहुत तेज़ी से आवाज़ के साथ ही क्या करते हैं, जल रहे होते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, और इतनी ज़्यादा ये रिएक्शन फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से होती है कि यहाँ से हीट निकलने लगती है, यहाँ से आवाज़ निकलने लगती है। तो बेसिकली ऐसा आप करोगे तो नहीं, बट अगर आप इसको देखना चाहते हो तो अगर हम सोडियम को अगर पानी में डाल देना तो देखो बहुत तेज साउंड के साथ वो क्या करती है, जलने लगती है, ठीक है। ओके, बट ऐसा कभी करना नहीं आप लोग। ओके, पहली बात तो आपको सोडियम मिलेगी नहीं और कहीं से लेने की कोशिश भी मत करना, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहली बात तो एयर के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आप तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा, तो दैट इज बहुत सारी जो है वो आपको प्रिकॉशन फेस रखनी पड़ेगी अगर आप इन सब सारी चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। ओके, तो देखो क्या क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, हमारे पास पोटेशियम है और हमने इसका रिएक्शन कराया H2O के साथ, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ध्यान देना कि सर आपने तो कहा था कि सर ये तो मेटल और वाटर रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। सर ये मेटल का ऑक्साइड तो बनाया नहीं, देखो क्या है, ये डायरेक्टली करा दिया। इसने क्या किया है कि 2K और 2H2O ले लिया, दैट मीन्स इसने वाटर को 2 बार ले लिया। देखो ये वाटर को उसने 2 बार लेकर के सीधा इसने मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके, ये बात याद रहेगी आपको कि सर ये चीज़ कैसे हो गया रिएक्शन। यहाँ तो बोला सर मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया। क्यों? क्योंकि इसने वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए सीधा, तो इसलिए क्या बन गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और देखो हीट एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी दोनों ही केसेस में, ठीक है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, ठीक है। कैल्शियम
का अगर हम रिएक्शन कराएंगे कोल्ड वाटर के साथ तो थोड़ा सा लेस वायलेंट होगा। द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, इतना भी नहीं होगा। देखो मतलब कि कोल्ड वाटर से कहने का मतलब है तीन हमारी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तीन हमारे मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं। पहला हमारा रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम, दूसरा हमारा रिएक्ट कर रहा है सोडियम और तीसरा हमारा रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे ये फायर कैचेस कर ले रही है। बट कैल्शियम रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन इतना विगरसली या फिर इतना भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा है कि जिससे वो उसमें कैच मतलब फायर उसमें पकड़ ले। ओके, तो ये तीन मेटल आपकी किससे रिएक्ट करें, कोल्ड वाटर से, ये बात याद रहेगी। ओके, अब देखो उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ फिनोमेना होता क्या जनरली यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई ये जो कैल्शियम है ना वो वाटर के सरफेस पर क्यों तैरने क्यों लगता है, फ्लोट करने लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ पानी पर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जैसे कोई छोटा सा कीड़ा पानी पर चलने वाला कीड़ा होता है ना, जस्ट लाइक वैसे। तो कहता है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। सीधा सा रीज़न आपसे अगर ये पूछता है कि वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, तो सीधा सा आप ये बताओगे कि जब कैल्शियम जब वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक बबल्स बनता है, किसका, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल बनता है ना वो हाइड्रोजन गैस जा करके उस कैल्शियम से जा करके स्टिक हो जाता है। तो जिससे भाई बबल है तो क्या करेगा, मेटल जो कैल्शियम के मेटल को ऊपर की तरफ मतलब पानी के ऊपर होल्ड करके उसको रखेगा। तो याद रखने वाली बात है, बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से किसके बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं और वो जाकर के कैल्शियम मेटल पर स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम मेटल है वो पानी पर स्टिक करेगा। ओके, उसके बाद देखो फिर अब क्या हुआ, हमने ये तीन मेटल्स यहाँ से पढ़े, ध्यान से समझना। उसके बाद अगला जो हमारा मेटल आने वाला है वो है मैग्नीशियम। तो इस नाम को याद रखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है भाई, आपने पोटेशियम, आपने सोडियम, आपने कैल्शियम को रिएक्ट करा दिया कोल्ड वाटर से, लेकिन मैग्नीशियम अब कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा विद हॉट वाटर। क्लियर है बात, ये किसे रिएक्ट करेगा, विद हॉट वाटर to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of the hydrogen gas sticking to its surface. ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी जब रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी फ्लोट करने लगेगा, है ना, पानी के ऊपर, जिस तरीके से हमारा कैल्शियम फ्लोट करने लगा था। और रीज़न इसका भी वही होगा क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस की जो है मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है जो जा करके मैग्नीशियम की सरफेस पर जा करके स्टिक कर जा रही है। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो क्या है कि अब कुछ ऐसे भी हमारे मेटल्स होंगे जैसे कि हम याद रखना है आप लोग को यहाँ से, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। मतलब जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करी और ना ही गर्म पानी से। तो कौन से ऐसे मेटल हैं, वो हमारे मेटल हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। तो क्या होगा भाई, ये फिर किसे रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, है ना, स्टीम से, ये भाप से ये रिएक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनता है। तो देखो क्या हो गया, 2Al, मतलब इस तरीके से आपने इक्वेशन लिख लिया, H2O से आपने इसका रिएक्शन करा दिया, मेटल का ऑक्साइड बन गया और H2 हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से आयरन है, ठीक है, इस तरीके से Fe3O4 बन गया और 4H2। तो ये बात। अच्छा, अब उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फिर भी हमारे कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और एक और नाम याद रखना, प्लैटिनम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी भी वाटर के फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ना तो स्टीम से, ना तो कोल्ड वाटर से, ना तो हॉट वाटर से। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा देखो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होगा अगर एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर जो रिएक्शन कराना है, एसिड हमें जो लेनी है वो हमें डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराना है। डाइल्यूट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड कम होगी और अमाउंट ऑफ वाटर, एक ऐसा कह लो कि एसिड और वाटर का ऐसा मिक्सचर जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है और एसिड की अमाउंट कम है, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। ओके, तो देखो जब भी कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये बेसिकली एक्टिविटी इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हमें नहीं निकलना है। अच्छा, यहाँ से जो हमें आउटकम्स मिलेगा जैसे हम उसको देख रहे हैं कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये रिएक्शन कहीं भी आपकी इस एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फिर भी देखो पूछ लिया, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में भी पूछ ले कि व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ, या फिर जिंक रिएक्ट विथ, या फिर आयरन रिएक्ट विथ। तो ये चार चीज़ों का आपको रिएक्शन लिखना है। किसके साथ, किसके साथ,
HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है HCl। तो देखो हम पहले जो है रिएक्शन करा रहे हैं किसका, हम करा रहे हैं पहले मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का किसके साथ करा रहे हैं, हम करा रहे हैं HCl के साथ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। तो देखो सीधा सा बात है, क्या बताया था कि जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो भाई Mg है और HCl है तो क्या बनेगा, देखो MgCl2 ये देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 यहाँ से बाहर रिलीज होगी। बात समझ आ गया। इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, किसका रिएक्शन कराओगे, एल्यूमिनियम का। तो आपने यहाँ पर लिख लिया एल्यूमिनियम और प्लस फिर से आपने इसका रिएक्शन कराया किसका, डाइल्यूट, DIL हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, DIL का मतलब है डाइल्यूट। अब जब इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो देखो क्या बनेगा, Al है और यहाँ जब रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा एरो का निशान AlCl3 ये बन जाएगा और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा एक और क्या है, अगला जिंक है। तो जिंक का हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ और ये HCl हमारा कैसा है, ये हमारा HCl डाइल्यूट है। तो देखो जब जिंक जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक है और Cl यानी कि जिंक क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि ZnCl। जिंक की वैलेंसी हम 2 लेते हैं तो ZnCl2 लगा देंगे, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से फिर आपके पास आयरन है Fe है और प्लस HCl है और ये HCl कैसा है, डाइल्यूट है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा FeCl। Fe की वैलेंसी यहाँ पे हम मान लो अगर हम 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ। ओके, FeCl2, ये बात समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें होंगी। अब इसमें से याद रखना है कि जो सबसे स्लो रिएक्शन होगा वो सबसे स्लो रिएक्शन आयरन के साथ होगा, यानी कि HCl का कौन से मेटल के साथ सबसे स्लो रिएक्शन होगा, आयरन के साथ होगा। ध्यान रखने वाली ये बात है। ओके, उसके बाद देखो फिर से हमारे कुछ मेटल बच गए, क्या क्या देखो बचे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें और बता रहा है, जरा हम लोग आगे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा है कि जब कोई मतलब मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, या फिर मतलब कि वो N2O में बदल जाएगा, NO में बदल जाएगा, NO2 में, ठीक है। बट मतलब कि अगर हम इस HNO3 का अगर हम रिएक्शन कराएं मेटल के साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इन मेटल्स का HNO, क्योंकि HNO3 भी क्या है कि एसिड है, तो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझते हो ना, यानी कि जो क्या करते हैं, जो रिडक्शन करने का काम करता है, जो रिड्यूस कर देता है चीज़ों को, याद रखो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये देखा गया कि मैग्नीशियम जो है Mg, मैग्नीज Mn रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, मतलब इनको छोड़ करके जो हमारे मेटल मिले, कौन से, मैग्नीशियम, इनके अलावा देखो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के अलावा 2 मेटल मिले, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये 2 मेटल ऐसे मिले जो क्या कर रहे थे, वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ये बहुत ही पतले डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके H2 गैस को रिलीज़ कर रहे थे। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि भाई HNO3 से कौन 2 मेटल रिएक्ट किए, HNO3 से कौन से 2 मेटल रिएक्ट किए, तो एक आपका किया मैग्नीशियम और एक आपका किया मैग्नीज Mn। ओके, इसमें एक बात और कि ये जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसका, याद रखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, मेटल के साथ। तो इस केस में जो हमारा एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, वो सबसे तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एल्यूमिनियम की थोड़ी सी उससे कम, जिंक की उससे कम और आयरन की सबसे कम। ओके, इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट। तो इसमें एक हमारा मेटल बच गया, क्या, जो हमारा कॉपर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो गोल्ड है, जो हमारा सिल्वर है, वो तीनों भी हमारे बच गए, मतलब वो तीनों किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करें। ओके, तो अब यहाँ से ये जो दिया है डू यू नो, अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई देखो हमारे ऐसे बहुत सारे
मेटल्स थे जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि गोल्ड था, सिल्वर था। बेसिकली ये दो चीज़ें आ रही थी, गोल्ड और सिल्वर कॉमन था, गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम, ठीक है। ये तीन चीज़ें ऐसी थी जो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करी थी। तो क्या कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे हम क्या कर सके, हम गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट करा सके। तो उन्होंने बनाया एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया को, चलो ठीक है, एक्वा रेजिया ही हम लोग कहेंगे, है ना। दैट इज़ रॉयल जलियल, मतलब ठीक है वही कहेंगे, नो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये है क्या भाई, जिसको हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया दैट मीन्स रॉयल वाटर। तो है ये क्या चीज़, तो देखो बेसिकली ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहली चीज़। दूसरा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि HCl प्लस HNO3 को मिला करके एक मिक्सचर बनाया गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्वा रेजिया या फिर रॉयल वाटर। इसमें जो HCl है वो 3 अमाउंट में, और जो HNO3 है वो 1 के अमाउंट में मिलाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई टोटल 4 लीटर अगर हम रॉयल वाटर अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 लीटर HCl मिलाना पड़ेगा। कैसा HCl, कंसनट्रेटेड HCl, ध्यान रखना, ठीक है। और 1 लीटर हमें कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाना पड़ेगा। क्लियर है बात। अगला हमारा देखो जो टॉपिक है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। देखो मेटल के सॉल्ट्स ध्यान से ज़रा समझो, मेटल के सॉल्ट्स तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में याद है मेटल के कितने सारे सॉल्ट्स, मतलब मेटल के सॉल्ट्स होते थे, बेस के सॉल्ट्स होते थे। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मेटेलिक सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वही अपना पुराना वाला आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने वाला है। तो मान लो आपने कहा, देखो इस जरा ये वाला एक्टिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, और ये एक्टिविटी कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि आपने एक क्लीन वायर ऑफ कॉपर लिया है और एक आपने आयरन नेल लिया है। ध्यान से सुनना, आपने एक लिया है क्या, ये कॉपर, ठीक है, और आपने एक लिया है आयरन। अब आप क्या कर रहे हो, तो पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट। तो एक बार आपने कॉपर को किसके साथ रख दिया, आयरन सल्फेट के साथ। तो देखो क्या बनेगा रिएक्शन, Cu प्लस आयरन सल्फेट FeSO4। तो क्या कह रहा है, एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक जस्ट इसका अपोजिट कर लेना है, आयरन नेल को, दैट मीन्स Fe को आपको रख लेना है CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ आपको रख लेना है, ठीक है। देखो तो क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। तो क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, कॉपर मतलब कोई एक वायर है, Fe सल्फेट, Fe मतलब आयरन सल्फेट है। देखो अब इसके लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जो कि आप लोग मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में भी पढ़े होंगे और इस चैप्टर में भी आने वाली है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब जो हायर बेसिकली जो रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होंगे वो उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब इन केस अगर हमने देखा, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो इस बुक में भी, इस NCERT के आगे वाले टॉपिक में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमने ये देखा कि देखो जो हमारा कॉपर है वो यहाँ है, और जो आयरन है ना दैट इज़ Fe, वो हाइड्रोजन के ऊपर ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, क्या है, Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो कहेंगे कि इस केस में नो रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके हटा देगा, तो बचेगा आपका FeSO4, और प्लस यहाँ से जो आपका कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा, प्लस Cu। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा अब यहाँ पर जो FeSO4 यानी कि जो आयरन सल्फेट बना है, इसका कलर भी आप याद रखोगे, ये ग्रीन इन कलर होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कलर, ये ग्रीन इन कलर होता है। और यहाँ पर जो कॉपर है वो आपका रेडिश ब्राउन हो गया है, वो आपका रेडिश ब्राउन हो गया है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी। ये बाद में आपका लिखा भी है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बता सकते हो आप लोग ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, याद करो, ये कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके, देखो ये सब वही बातें सारी बता रहा है कि क्या क्या ऐसा कैसा हो रहा है ना। तो मेटल सॉल्ट A है, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेटल भी बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो जो कॉपर था वो बाहर की तरफ रिलीज हो गया। क्लियर है बात। ना अगले टॉपिक की देखो, अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखो अगर इसकी डेफिनेशन आपसे अगर पूछी जाती है कि डिफाइन व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप सीधा सा ये बात बता दोगे
कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है ना, एक अरेंजमेंट है। भाई कैसा अरेंजमेंट है, देखो ध्यान से सुनो। तो सीरीज इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स हैं भाई, मतलब मेटल्स के बहुत सारे लिस्ट मतलब बने हुए हैं, बहुत सारे मेटल्स लिस्ट में मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, कैसे ऑर्डर में, अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ठीक है, बहुत सारी जब एक्सपेरिमेंट जब किए गए, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे दिया चलो बेटा पढ़ लो, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि इसके बेसिस पर बहुत सारे मतलब जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी रिएक्शन कराई गई। देखा गया कि कौन बहुत ज़्यादा कौन बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इन सब बेसिस पर ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे दी गई, जिसमें हमारा जो पोटेशियम होता है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स है, और जो Au है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इस वजह से आपने आप ये देख रहे होंगे कि बेसिकली जो गोल्ड था वो हर एक रिएक्शन में बच जा रहा था, मतलब किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। बट जो हमारा एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन था वो क्या कर पा रहा था, वो उसमें गोल्ड हमारा उसमें क्या हो रहा था, सॉल्युबल हो जा रहा था, है ना। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ओके, देखो अब ये बेसिकली हमारे कुछ NCERT इन टेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरा एक बार ट्राई करो और बुक में ट्राई करो, और जो नहीं आता है उसे कायदे से सर्कल लगा लो कि हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन, मैंने इतने सारी चीज़ें पढ़ी बट मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दैट मीन्स ये सर्कल होना चाहिए आपके बुक में लगा हुआ पेन से या पेंसिल से। अब देखो हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी तक देखो हम लोग क्या कराते थे, हम लोग किसी मेटल का एसिड से, वाटर से, इस तरीके की चीज़ों से हम लोग रिएक्शन कराते थे। बट अब हमारा जो हेडिंग है वो यही है कि एक मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। इस बात को समझ रहे हो। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, तो यहाँ पर जब एक मेटल, बात को समझना, जब कोई एक मेटल जब किसी नॉन मेटल से जब रिएक्ट करता है तो एक बॉन्ड बनती है। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है उस बॉन्ड को? आयोनिक बॉन्ड हम लोग उसको बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और किस नाम से जाना जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा जैसे कि NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, फिर CaCl2 हो गया, फिर Na2O हो गया और MgO हो गया। ये मैंने जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल में, उन सभी का भी हम लोग देखेंगे भी कि ये कैसे बन कैसे रहा। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो हम लोग 5 स्ट्रक्चर के हेल्प से, हम लोग 5 एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बॉन्ड बनता है। देखो अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात जो सीखनी है वो बेसिकली ये है, आपको पता है कि कोई भी अगर एलिमेंट है बेसिकली छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है। फिर एटम्स की अगर हम बात करें तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर न्यूट्रॉन और हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और सर्कल मतलब एक शेल में जो है चक्कर लगाता रहता है। अब जरा समझना, अब ये जो शेल होता है ना, सारा काम शेल का है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट शेल की, मतलब जो भी उस एटम का जो सबसे लास्ट शेल होता है उसके लास्ट शेल ना 8, उसके लास्ट शेल में 8 होने चाहिए। इन केस ऑफ मतलब 8 होने चाहिए पूरे एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 होने चाहिए। ओके, तो लास्ट शेल उनका 8 अगर फिल्ड नहीं है तो हो सकता है कि अपनी वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन को लीव कर दें। ध्यान रखना, यहाँ पर जब आप आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इस बात को ध्यान रखना, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग बेसिकली 2 तरीके का बॉन्ड देखेंगे। एक अभी हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो हम लोग आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं। अगले चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड वाले जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आयनिक बॉन्ड के बारे में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कौन करता है? मेटल्स। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल्स। मैंने कहा ना कि भाई ये जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन है। तो मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वो इस इलेक्ट्रॉन को जो नॉन मेटल्स होगा, जो मेटल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तब जा करके जो उनके बीच में बॉन्ड बनती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
अब अगर आपको इस बॉन्ड को अगर बनाना है या समझना है, देखो ये सब आप लोग क्लास 9th की चीज़ें पढ़े हो, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा है। जैसे आपसे कह रहा है कि हीलियम है, आप सभी लोग जानते हो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, सोडियम का 11, इस तरीके से मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी लोग आप लोग जानते हो। बेसिकली आपको 20 से 25 तक, मिनिमम 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन, तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने याद इनको किया होगा। अब ये चीज़ जो बना दी गई है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली हम ये ऑर्डर लेते हैं 288 का ऑर्डर लेकर के चलते हैं कि लास्ट सेल में अगर हमारे 8 है तो ठीक है। जैसे कि मैंने कहा हीलियम, तो हीलियम के इसमें बस 2 ही होगा भाई, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये टेबल आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे ख्याल से टेबल कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप क्लास 9 में पढ़े हो, बट फिर भी एक बार देख लो कि ज़रूरी इसमें क्या चीज़ है। तो आपने देखा कि हीलियम के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपने देखा नियॉन के केस में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन का आपने देखा कि इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए हम इसको नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इनको किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल कंप्लीटली भरे हुए हैं, वो चाहे 2 हो चाहे 8 हो। ओके, लेकिन अब जैसे ही आप अगर मेटल्स में आओ, तो मेटल्स में ज़रा हमने मान लो सबसे पहले हमने ले लिया सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर इसका होता है, क्या लिखोगे 281। तो ये जो 1 है ना, देखो लास्ट शेल में 1 आ गया, 1 नहीं होना चाहिए। सोडियम के केस में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दे देगा, कहेगा ले जाओ, है ना, इसको लेकर के एक बॉन्ड बना लो। ओके, इस तरीके से देखो मैग्नीशियम है, लास्ट शेल में 2 आ गया, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पास समझ आ रही ना। पोटेशियम देखो, अब देखो क्या आ गया, पोटेशियम का होता है 19, तो 2881। अच्छा, लास्ट शेल में 1 है, तो 1 है भाई, इसको कोई 7 तो दे नहीं सकता, याद रखना मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको कोई 7 नहीं दे सकता। तो ये क्या कहेगा, ऐसा है लो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। याद रखो अगर ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, सीधी सी बात है। कैल्शियम, कैल्शियम के लास्ट में देखो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, तो नाइट्रोजन का होता है 7, 2, 5, लास्ट में कितना है 5 है। अब देखो ऑब्वियस बात है, ये 5 तो किसी को देने से रहा नहीं, भाई कहेगा भाई मेरे पास तो 3 ही की तो कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस से क्या करेगा, ले लेगा। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो फ्लोरीन के केस में 7 है, 7 का मतलब समझ रहे हो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरीके से फॉस्फोरस के केस में 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इतनी बात समझ आ रही ना। तो अब देखो यहाँ से एक हमारा टर्म आता है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मतलब हम लोग या इसको लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दो, या फिर इसे हम लोग लुईस या लेवाइस, लुईस ही बोलेंगे, लेविस तो नहीं बोलेंगे, लेविस सिंबल्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। देखो अब होता क्या है ये लेविस सिंबल, ये समझना आपको ज़रूरी है। लेविस सिंबल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर आपका वो एलिमेंट है, वो चाहे मेटल या नॉन मेटल है, तो हम हमेशा उसको उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलो जरा मेरी बात समझना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर हम सोडियम का अगर हम लेविस स्ट्रक्चर अगर या लुईस सिंबल अगर बनाएं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पता चला सोडियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के लास्ट शेल में, तो इसका हम लेविस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर Na और हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दिया। अब हो सकता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन या तो डॉट हो, या फिर कुछ बच्चे अगर डॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो Na लिख करके आप इसको क्रॉस भी लगा सकते हो। दैट मीन्स ये क्रॉस क्या शो कर रहा है, ये सोडियम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। याद रखना लुईस सिंबल्स में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो इसी तरीके से जैसे मान लो अगर हम आपको दे वीडियो को जरा पॉज करके आप जरा बनाओ, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया क्लोरीन का मैंने आपको दे दिया लुईस सिंबल बनाने के लिए, तो देखो कैसे बनाओगे, सीधी सी बात है, क्लोरीन के लास्ट में आपको पता होना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 यानी कि इसका ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम इस क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया 7। या फिर अगर आप इसे क्रॉस नहीं बना सकते तो आप इसे डॉट से बना लो, Cl है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर कहलाता है, या फिर हमारा ये जो सिंबल कहलाता है किसी भी एलिमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस सिंबल। अब
अगर आपको अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग जरा देखते हैं सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है उसका कैसे, मतलब कैसे हम बनाएंगे, है ना, इसको शो भी करना होता है। तो देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे Na, और Na के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ये डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्लस हम लिखेंगे Cl क्लोरीन, ठीक है, और हमें पता है कि क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब देखो सिंस सोडियम का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा साइज़ में थोड़ा अलग अलग होगा, तो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब क्या है कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, एरो का निशान फिर लगा देंगे, और Na, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, याद रखना जब भी कोई मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव आयन होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। कैसे? क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और अगर हम इसके अपोजिट चलें, नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो उनके पास निगेटिव साइन होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनसे उनकी जो मतलब एक तरीके से कह लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उनकी नेगेटिविटी क्या हो जाती है, वही बढ़ जाती है। तो Na+ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद Cl, क्योंकि Cl ने देखो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो Cl लिखेंगे, साथ में इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन जो आया डॉट के फॉर्म में वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और एक माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बोलो ये बात समझ आ रही है? इसी तरीके से देखो, अगर हम आपको बोल दें कि चलो मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो सर दो इलेक्ट्रॉन, सर दो क्लोरीन दे दिए गए, अभी तक तो क्या था, Mg होता था। देखो सीधी सी बात है, 2 क्लोरीन आने का रीज़न है ना, रीज़न क्या है, आप जब इस Mg को लिखोगे, समझना जरा यहाँ से, आप जब इस Mg को लिखोगे तो Mg के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, ये चीज़ दिख रही है ना आपको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे मैंने मेंशन कर दिया। अब क्लोरीन जब मैंने लिखा तो भाई क्लोरीन एक ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, बात को समझना, जब ये वाला क्लोरीन आपने लिखा होगा तो ये क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन हमें तो पता है कि भाई Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या होगा, एक और क्लोरीन का हम मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब एक और हम लोग क्लोरीन का एटम ले लेंगे, और ये वाला क्लोरीन का एटम जो है इस वाले Mg के एटम इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 2 बार क्लोरीन को दिखाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स देखो अब यहाँ पर Mg ने 2 बार इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, एक बार इस वाले को और एक बार इस वाले को, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे Mg2+। ओके, 2+ का मतलब क्या शो करता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं। और Cl सेम ऐसे ही जैसा मैं NaCl वाला लिखा था, Cl लिख करके 2 इधर लगा करके माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया MgCl2। ओके, अब देखो इसमें कुछ और भी आपके यहाँ पर इन टेक्स्ट वाले में आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, जैसे कि आपको बना करके देखना है Na2O का और MgO का। प्लीज़ आप इसे बनाओ एक बार, गलत सही जो भी बना सकते हो ना बिल्कुल बनाओ, मेरी बात समझ लो, गलत सही आप जो भी बना सकते हो, इन सब के बेसिस पर आपने, अगर आप इन वीडियो को अगर देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो बिल्कुल आप एक बार इसे बना करके ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। गलत होता है सही होता है वो आप जा करके अपने सर से पूछो, लेकिन ज़रूर बनाओ, तब तो आइडिया आपको लगेगा ना कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है, क्या कहाँ ध्यान नहीं दे रहे, ये सब सारी बातें। ओके, तो यहाँ पर देखो Na2 है, Na2O है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो Na होगा वो 2 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 बार हो जाएगा, ध्यान रखना। अब क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक बार पहले वाले Na से लेगा, एक बार दूसरे वाले से, एक बार ट्राई करना। ओके, चलो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, ये जो हमारी आयनिक बॉन्ड बनी ना, इस आयनिक बॉन्ड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहला कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है आयनिक बॉन्ड की। पहला क्या है, फिजिकल नेचर। देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आर सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपने नमक देखा है, नमक कैसे फॉर्म में होता है, ठीक है ना, वो तो फिर भी हम लोग जो नमक हम लोग के जो घरों में आता है ना नमक, वो तो बहुत रिफाइंड फॉर्म है, मतलब वो पहले रॉ कहीं निकला होगा, फिर वो फैक्ट्री में गया, उसका रिफाइन होगा, तब वो हमारे पास आया। लेकिन जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं, नमक होते हैं, वो सॉलिड के स्टेट में होते हैं, कुछ को छोड़ करके, मतलब कुछ आयनिक कंपाउंड को छोड़ करके। तो
हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते थे, यानी कंपाउंड का एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा NaCl, तो देखो वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। बिकॉज रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच लगती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि एक के पास प्लस होता है, एक के पास माइनस होता है, तो इसकी वजह से उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का देखो मतलब क्या हुआ होता है कि जैसे मान लो आपके पास नमक का ढेला है, आपने उसको किसी हाइट से गिरा दिया ज़मीन पर, तो क्या हो जाता है, वो बेसिकली वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल। ओके, आगे है क्या कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़रा सोचो, अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर हाई है भाई, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगी, हाई होगी, सीधी सी बात। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इन सब में सॉल्युबल नहीं होगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एक और है इसकी प्रॉपर्टी क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट कर पाएंगे, याद रखना, जब वो मोल्टेन स्टेट में हो। क्या याद रखोगे आप लोग, जब वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो नो इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना, नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बट अगर वो मोल्टेन स्टेट में है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसका रीज़न ये कहता है कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उसमें कोई आयन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स उस केस में ना तो कोई पॉजिटिव आयन होता है और ना ही कोई निगेटिव आयन होता है। बट जैसे ही वो मेल्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो मोल्टेन स्टेट में चले जाते हैं, तो वो आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। ओके, आयन्स में ब्रेक होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी। देखो जी, अब हमारा जो अगला टॉपिक है NCERT का, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो बेसिकली आप मोटी मोटी बातें समझ लो कि इस टॉपिक के अंडर में आप लोग क्या पढ़ोगे कि बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, खनिज अयस्क क्या होते हैं। अब देखो, अब हमें जो मिनरल्स मिल रहा है, तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है, इस चीज़ में आपको क्या मिलेगी, ज़रा नोट डाउन करो। इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको क्या मिलेगी, दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली बात ये बताया गया है कि देखो हमारे जो बेसिकली हम जितने भी मेटल्स यूज़ करते हैं वो तो हम कहाँ से निकाले हुए हैं, वो हम सभी अर्थ के क्रस्ट से निकाले हुए हैं, है ना। तो अब होता क्या है कि क्या ये हमें जैसे अभी दिखाई दे रहा है, जैसे अगर आपके सामने अगर कोई लोहे की चीज़ है या कोई भी अगर एक बर्तन है, तो क्या वो एग्जैक्टली ऐसे ही निकला होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर नहीं है। तो जब वो निकाले जाते हैं ना, यानी कि वो जो चीज़ हमें मिल रही है अर्थ के अंदर मतलब क्रस्ट में, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। या हम देखो एक डेफिनेशन देता है कि द एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, द एलिमेंट्स और द कंपाउंड विच अकर नेचुरली अर्थ क्रस्ट, मतलब जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स मतलब इसको हम लोग बोलेंगे खनिज, ठीक है। यहाँ से ही आपको चीज़ मिल जाएगी, खनिज कहते हैं ना, कि पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है वो खनिज कहते हैं। उसके बाद अब देखो फिर क्या है, अब ये तो हो गया भाई, चलो मिनरल्स हमें मिल गया। अब देखो क्या है कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें जो कह सकते हो कि पर्टिकुलर किसी मेटल की या पर्टिकुलर किसी और चीज़ की जो परसेंटेज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें उन मिनरल्स से उन मेटल्स को निकालना होता है। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, उसे हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो ओर्स को हिंदी में क्या याद रखते हैं हम लोग, इसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या कि एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो अगर आप उससे प्रॉफिटेबली अगर एक्सट्रैक्ट कर सको तो आपका वो क्या कहलाएगा, ओर्स कहलाएगा। यहाँ पे प्रॉफिटेबली का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको पता चला कि भाई आपके घर के आंगन में एक मतलब कुछ तेल जैसी कोई चीज़ आपको मिली, आप तो बड़े खुश हो गए। तो फिर जब आपने पता लगवाया तो भाई पता चला कि नहीं यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट है। अच्छा, अब आपने कहा सर क्या हुआ, निकालना तो है, लेकिन पता चला कि निकालने में ही जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। मतलब जब आपका जब निकलेगा तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपने उसमें लगा दिया। तो दैट इज़ प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमें जो ओर्स मिला है, ओर्स का मतलब क्या है, देखो एक बात याद रखना, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी ओर से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया,
कोई भी आपका अगर मेटल है वो किसी ना किसी ओर से होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट ओर्स आएंगे आपको उसके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, मेटल को निकालने का, उसके ओर से जब हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने कहा कि हम जो एक्सट्रैक्शन करेंगे हम उसके बेसिकली हमें मेटल्स निकालना है। तो हमने अभी मेटल्स पढ़ा कि बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो सबसे रिएक्टिव ऊपर, फिर मीडियम और फिर सबसे लो रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पे हमने कहा क्या कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, ध्यान समझना, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब उनको किसी से उनको किसी से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गोल्ड देखो, याद रखो गोल्ड क्या होता है ना, गोल्ड फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपका लेंदी प्रोसेस नहीं होगा कि इससे एक्सट्रैक्ट करना है, ये उसमें इम्प्योरिटीज़ है, ये नहीं, ओके। अब उसके बाद फिर द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, याद रखना ये हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा ये एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर है। देखो कैसे, तो जो बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं, जो कि आपको पता है कि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो हो सकता है कि दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। याद रखना वो क्या होते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम वाले जो मेटल हो गए वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर, ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके, बात समझ आ गई। यानी कि सबसे ये जो है ये वाले जो हमारे मेटल हो गए वो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है कि जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो कभी कभी फाउंड होता है, पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में, एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड। और याद रखना यानी कि जो कॉपर है वो कॉपर कैसे मिलेगा, अपने सल्फाइड और या ऑक्साइड और के साथ, मतलब जैसे देखो कॉपर सल्फाइड, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, या फिर कॉपर ऑक्साइड, इस तरीके के और होंगे, मतलब उसमें ऑक्सीजन वाला एटम्स मिला हुआ होगा, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ से उस ऑक्सीजन को हटाना होता है। ओके, ये अभी हमने किसकी बात करी, हमने बात करी बॉटम ऑफ दी एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिव सीरीज, ठीक है। अब मेटल्स एट द टॉप ऑफ द, अब ये सीधा देखो आ गया टॉप पर आ गया, यानी कि हाईली रिएक्टिव। तो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे कि क्या क्या आपका है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव, ऑब्वियसली बात है ये आपको तो पता है, सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये बात सही है भाई, अगर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो देखते हैं किसी के साथ रिएक्शन कर ले रहे हैं, तो फिर वो क्यों फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ओके, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे कि जिंक, Pb एंड कॉपर, ये जो है आपका मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ये इससे थोड़े से हाईली वाले से, सबसे टॉप वाले से थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड। याद रखना है कि ये कैसे फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलेगा। आपने अभी दो चीज़ देखा ना कि जो कॉपर और सिल्वर था वो सल्फाइड और ऑक्साइड और के फॉर्म में मिला, तो सल्फाइड और ऑक्साइड तो है ही, साथ यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं ये वाली जो आपकी है, ठीक है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है और कार्बोनेट यानी कि CO3 इसमें मिला हुआ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ द मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। बहुत सारे मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स के ही फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है ये। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन बाय, अब ये बोल दिया कि भाई ऐसा क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका ये पॉइंट आ रहा है कि ऐसा क्यों है। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। देखो भाई, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका, ऑक्सीजन है ना, जो अर्थ के क्रस्ट में कह सकते हो कि पाया जा सकता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हर एक ओर्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है क्या कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो भी आपको मेटल्स ज़मीन के अंदर से आप जब निकाल रहे हो तो वो मेटल ना फ्री स्टेट में भी हो सकता है, जो कि हम लोग सबसे बॉटम वाले में देख लिए। उसके बाद फिर हमारे कुछ ऐसे टॉप वाले की अगर हम बात करें तो हमारे वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। तो वो हो सकता है किसके साथ मिले हो, वो किसी सल्फाइड, किसी ऑक्साइड के साथ मिले हो। इसी तरीके से हमारे जो मिडिल वाले जो हमारे होंगे तो वो उनमें भी क्या होगा, उनमें कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बात क्लियर है। अब देखो, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है कि हमने इस अपने पूरे मेटल को हमें जो एक्सट्रैक्ट करना है, उस पूरे मेटल को हम
तीन तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? तो पहला हमने कहा कि हम ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी लो है, फिर ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है। तो मीडियम वाले में कौन आएंगे? इनके नाम आपको याद रखने, प्लीज़ आप इनके नाम याद रखो कोशिश करके, ठीक है। मेटल्स ऑफ दी हाई रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। तो हम ये इन बेसिस पर, हम इन तीन बेसिस पर अपनी इस हेडिंग को, इस पूरे टॉपिक को देखने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा अगर आपने ये समझ लिया, ये जो पूरी की पूरी जो चीज़ है अगर आपको ये समझ में आ गई तो समझ लो कि फिर आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो डेवलप्ड हो गया। देखो जरा क्या चीज़ बताता है ये। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये क्या दे रहा है कि सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर। मतलब आपने कहा कि सर मेरे को क्या मिला, मेरे को कॉपर, मेरे को मान लो कॉपर सर निकालना है। तो आप जब ज़मीन के अंदर खुदाई किए तो कॉपर हो सकता है, या तो फ्री स्टेट में मिल जाए, हो सकता है कि कॉपर फ्री स्टेट में ना मिल करके कॉपर सल्फाइड मिले। मतलब आपको जो मिनरल्स मिला है उसमें कॉपर है और सल्फाइड है, सीधी सी बात समझना। यानी कि उसमें सल्फाइड आ गया ना, आपको सल्फाइड तो नहीं चाहिए, आपको वहाँ से कॉपर को सल्फाइड से अलग करना है, ठीक है। तो देखो तो ओर, मैंने कहा ओर सभी को पता होता है क्या है। अब कंसंट्रेशन ऑफ, देखो ओर क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो ओर है ना उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन होते हैं, मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, डस्ट पार्टिकल सैंड्स वगैरह होते हैं। तो हमें हो सकता है कि कभी कभी मैग्नेटिक वाली चीज़ें भी उस ओर के साथ क्या हो गई हों, मिक्स हो गई हों, तो हमें उनको अलग करना होता है। तो अलग करने से जो ओर की अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अब ये कंसंट्रेशन वाला टॉपिक आपकी बुक से कट गया है, इसमें बहुत सारे मेथड होते थे। जैसे कि हम लोग एक मेथड यूज़ करते थे फोर्स फ्लोटेशन मेथड, फिर हम लोग एक मेथड यूज़ करते थे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जरा समझो, थोड़ा सा समझ लो कि एग्जैक्टली ये होता क्या था। जैसे मान लो आपने कहा सर कि मेरे पास एक ऐसा ओर है जिसमें कुछ मैग्नेट जैसी कुछ मतलब चीज़ें हैं, हमें उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसका कंसंट्रेशन करेंगे कौन से मेथड से, मैग्नेटिक सेपरेशन वाले मेथड से। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। उसको अभी हम लोग गैंग बोलेंगे, ठीक है ना। ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम लोग गैंग बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने कर लिया, ठीक है, वो हमें मेथड नहीं पढ़ना है, तो समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब जो आपको ओर मिला है, हो सकता है कि उसमें मेटल क्या हो सकता है, ध्यान से समझना, उसमें जो मेटल हो सकता है वो हो सकता है कि वो हाईली रिएक्टिव हो, या फिर मेटल आपको ऐसा आपका ओर होगा, या फिर जो मीडियम रिएक्टिविटी का होगा, या फिर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मेटल्स अगर आपका हाईली रिएक्टिविटी होगा तो आप उसका सीधा इलेक्ट्रोलिसिस करवा दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। मतलब आप उसको पहले मेल्ट करोगे खूब हीट करके, और उसका आप क्या करा दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पता है कि हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो उसकी प्रोसेस के थ्रू आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये वाला जो आपका 3 स्टेप है ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यूपी बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं तो गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब जो मोल्टेन स्टेट है उसका हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जिससे हमें शुद्ध धातु यानी कि प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम चीज़ें हैं। अब मान लो आपने कहा कि नहीं सर मेरे पास तो एक मेटल है जो मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो मीडियम रिएक्टिविटी में क्या क्या आते हैं मेटल, पहली बात तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये हमारे मीडियम रिएक्टिविटी में आते हैं। अब अगर ये मीडियम रिएक्टिविटी में है तो हो सकता है इनके पास 2 तरीके के ओर होंगे। हो सकता है कि एक ऐसा ओर होगा जिसमें कार्बोनेट होगा, मेरी बात समझ में आ रही क्या। हो सकता है कि ऐसा ओर हो जिसमें क्या हो, वो कार्बोनेट का ओर हो, या फिर हो सकता है कि वो सल्फाइड का ओर हो, है ना। अब अगर हमारा वो कार्बोनेट का ओर है तो हम उसे करते हैं कैल्सिनेशन, और अगर उसमें सल्फाइड ओर है, दैट मीन्स अगर सल्फर के कुछ पार्टिकल्स हैं तो हम उसे करते हैं रोस्टिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन बन जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज़ रोस्टिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, भले ही ये सब सारी चीज़ें ना पूछे एक बार के लिए, लेकिन ये तो जरूर पूछ देगा कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग, ओके। अब जब आपने कैल्सिनेशन कर लिया, रोस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, कैल्सिनेशन आपने कर लिया और रोस्टिंग कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मेटल का ऑक्साइड मिला। ध्यान से सुनना, मेटल का ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल का ऑक्साइड मिल गया तो हम बड़े आराम से उस ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, भाई ऑक्सीजन को हमें हटाना है, तो सोचो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करना, कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। बात समझ में आ गई ना। तो रिडक्शन रिएक्शन करा दो तो ऑक्सीजन हट जाएगा, और जैसे ही आपने रिडक्शन रिएक्शन कराया ऑक्सीजन हट गया, और आपको प्योर फॉर्म में आपका जो मेटल है वो मिल गया, या फिर नहीं भी मिला तो हम उसको और फर्दर प्रोसीड्स करते हैं तो वो
ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से सारी चीज़ हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का देखो मतलब होता है कि आप किसी और को गर्म कर रहे हो, और क्या कह सकते हैं हम उसको, गर्म तो कर, हमें पता है कि गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी बहुत मतलब ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में। तो आपने अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अगर दे दिया तो दैट इज हम बोलेंगे रोस्टिंग। और वहीं अगर आपने ऑक्सीजन की अमाउंट कम रख दी, मतलब या ऑक्सीजन न के बराबर रखा, मतलब देखो होता क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है ना, फर्नेस होते हैं। फर्नेस मतलब भट्टियाँ होती हैं जिनमें इन मेटल्स को, ओर को गर्म किया जाता है। बात समझ आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे कि जैसे देखो अपने डाला में तो ये इंडस्ट्री ये है, तो ये तो सीमेंट फैक्ट्री है, तो यहाँ पर तो आपको मेटल वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोयले को बर्न करने के लिए पर्टिकुलर कोई एक जगह होगी, तो जस्ट लाइक इमेजिन करो कि वैसा कुछ, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हमारे मेटल्स को ओर को गर्म किया जाता है, तो वैसे उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस। देखो तो कैल्सिनेशन में क्या बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो स्लाइटली कम होती है, रोस्टिंग में हम सफिशिएंट ऑक्सीजन दे देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये बात क्लियर हुई, रोस्टिंग में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हमें कर देनी है। अच्छा, अब मान लो मैंने कहा सर मेरे पास एक ऐसा मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी लो है, जैसे कि कॉपर। मैंने कहा कॉपर क्या है, एग्जाम्पल कॉपर। अब लेकिन इसमें क्या है, कॉपर सल्फाइड है, मतलब कि वो जो हमारा कॉपर है वो कैसा वो है, वो सल्फाइड का उसमें और है। तो देखो सल्फाइड है, तो देखो क्या करते हैं, सल्फाइड के लिए क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसकी भी हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे, मेटल मिल जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई ना। देखो तो मोटी मोटी बात है, आपको ये समझनी है कि आपके जो ओर होते हैं, हो सकता है कि बेसिकली वो तीन तरीके के हों, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हो और हो, या मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का उसमें मेटल हो, और उसमें उस ओर में जो मेटल हो वो लो रिएक्टिविटी का हो। अगर हाई रिएक्टिविटी का है तो सीधा आप उसे मेल्ट कर दो, मोल्टेन स्टेट में कर दो और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। अब मेटल्स ऑफ मीडियम में दो आ जाएंगे, दो, जैसे कि एक हो सकता है कि कार्बोनेट का ओर हो जाए, एक हो सकता है कि सल्फाइड का ओर हो जाए, ठीक है। तो कार्बोनेट का ओर को हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे विदाउट कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग में हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के हेल्प से इसका मतलब उसको ओर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी तो सल्फाइड और को जानते हैं हम लोग कैसे करते हैं, रोस्टिंग के थ्रू मेटल मिलेगा उसको हम लोग फिर रिफाइंड करते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से वही है इनरिचमेंट ऑफ सोर, आपको अब ये थोड़ा सा बताएगा कि व्हाट इज द इनरिचमेंट ऑफ सोर ओर्स। समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये इनरिचमेंट वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो NCERT में ये वाला जो है, तो बस इसमें आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, ये पढ़ना तो नहीं है, इसमें बस ये बात ध्यान रख लेनी है, एक वर्ड आता है गैंग, ठीक है ना, GNGUE। तो ये गैंग बेसिकली क्या होता है कि जो ओर्स, देखो मैंने बताया भी था आपको कि जो ओर्स होते हैं जनरली वो अर्थ से निकाले जाते हैं। तो अगर अर्थ से अगर वो निकाले जा रहे हैं तो क्या होंगे, सोचो, वो कंटामिनेटेड होंगे लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल, सैंड, इन सब चीज़ों से। तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, गैंग। यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है, सीधी सी बात याद रख लो, इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मेन है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब इसमें आपको थोड़ा सा रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर लो इन एक्टिविटी सीरीज है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग रोस्टिंग कर देते हैं। देखो लो है ना, सल्फर, जैसे मैंने कहा सल्फाइड और उसमें मिला, तो उसका क्या करते थे, रोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करना है, अब आपको जो याद रखने वाली बात है इस टॉपिक के अंडर में, जो आपको बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि लो एक्टिविटी सीरीज़ है। लो एक्टिविटी सीरीज़ में आपको मेटल के नाम पता है, कौन कौन से मेटल आते हैं, कॉपर आता है, ठीक है, उसके बाद आपका Hg आता है, उसके बाद आपका गोल्ड आता है, उसके बाद आपका सिल्वर आता है, Ag आता है, ठीक है ना। ये सब आपके लो रिएक्टिविटी वाले हो गए। तो हो सकता है कि लो रिएक्टिविटी में आपने देखा कि क्या हो गया, सल्फाइड, जैसे कि मान लो HgS है ना। तो आप याद रखना, ये जो HgS है, इसे हम लोग याद रखना, ये हमारा सिनाबार है, ठीक है। क्या है ये, इसका नाम याद रखो प्लीज़, ये हमारा सिनाबार है। ये ये जो सिनाबार है ना, ये हमारा मरकरी का ओर है, मतलब इस सिनाबार से। तो सिनाबार का अगर कोई स्पेलिंग बोलेगा तो क्या बताओ, सॉरी स्पेलिंग कह रहे हैं, सिनाबार का अगर कोई केमिकल अगर फॉर्मूला पूछेगा कि भाई बताओ ये सिनाबार का मतलब क्या है, दैट इज HgS। सर ये HgS क्या है, ये HgS एक ओर है जिसके थ्रू हम लोग मर्क्यूरी को अलग करेंगे। आ गई बात समझ में। तो सिनाबार यानी कि मरकरी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, सिनाबार से, दैट इज उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, HgS। ओके, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर ये हमारा देखो क्या ये हमारा सल्फाइड यहाँ से हट गया और ये हमारा ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया बच्चे, ऑक्साइड के फॉर्म में। और अगर ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया तो आप इसे क्या कर दो, फर्दर फिर आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से
जो मरकरी ऑक्साइड है इज देन रिड्यूस टू मरकरी, यानी कि आप यहाँ से ऑक्सीजन आपकी हट जाएगी, ये ऑक्सीजन आपको रिमूव ही तो करना है, तभी तो आपको मरकरी मिलेगा ना, तो आपको प्योर फॉर्म में मरकरी मिल गई, याद रखना है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज C2S, अगर हमें कॉपर अगर देखो ज़मीन के अंदर से निकालनी है तो कॉपर ऐसा थोड़ा ना कि आपको कॉपर से ज़्यादा कॉपर मिल जाए, तो कैसे मिलेगा वो आपका Cu2S के फॉर्म में मिलेगा, ओके, सी कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सेम वही काम आप यहाँ पर भी उसका ही वही काम करोगे। चलो ये बात समझ में आ गई ना कि लो एक्टिविटी वाले में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हमारा जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो क्या बात याद रखनी है, जो हमारा जो सल्फाइड का ओर होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, फर्दर हम उसको हीट करेंगे और हमारा वो बदल जाएगा इसमें, वहाँ से ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन, ओके, यानी कि हमारा पूरा क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा रोस्टिंग वाला काम हो रहा है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। याद करो हमने तो अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, दो तरीके के ओर आपको मिलते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा मेटल हो जिसमें कार्बोनेट का ओर आ गया, हो सकता है कि एक ऐसा मेटल हो जिसमें आपको सल्फाइड का ओर मिल गया। चलो ज़रा देखते हैं। अब आपको पता है कि मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आपको ये सब सारे मेटल्स के नाम यहाँ से ये सब सारे मेटल्स के नाम आपको याद करने हैं। तो आपने कहा कि जैसे मान लो मेरे पास, जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है जिंक, ठीक है, यहाँ से देखो आपको डेफिनेशन भी दे दी गई है, कहाँ गया ये, ठीक है। हमें पता है कि इस मिडिल ऑफ दी एक्टिविटी सीरीज़ के मेटल को हम दो तरीके से कर सकते हो सकता है कि उसमें सल्फाइड का ओर हो सकता है कि उसमें कार्बोनेट का ओर हो। तो आपको पता है कि अगर इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal. याद रखना ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्या कि अगर हमारा कोई भी मेटल सल्फाइड में है या कार्बोनेट में है, तो prior to the reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into मेटल ऑक्साइड। हम उसको पहले मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे और मेटल ऑक्साइड में बदल करके हम उसका फिर से रिडक्शन करा देंगे, जैसे कि हमने ये सब सारी चीज़ें देखी थी, ओके। सो अब यहाँ से हम लोग दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ से ज़रा देखना, द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो चीज़ बोल रहा है कि द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, कैसे कन्वर्ट कर देंगे, हमें पता है ना कि अगर वो ऑक्साइड में बदल गया तो हम ऑक्साइड को हटाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे, रिडक्शन, आराम से हमारा ऑक्सीजन भी हट जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलने के लिए, यानी कि सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलने के लिए हम उसे स्ट्रॉन्ग एयर के प्रेजेंस में, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, स्ट्रांगली उसको हीट करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको यहाँ से मिली। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो हमारा ऑक्साइड में बदल गया, ओके। नाउ अब अगर मान लो हमारा एक क्या है, कार्बोनेट अगर ओर है, तो वो कार्बोनेट ओर क्या हम फिर से क्या करें, हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। ये बात याद रखो, लिमिटेड एयर में अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, ये सब अब आपका दिया गया। जैसे कि मान लो आपने कहा आपके पास एक जिंक है, तो हो सकता है वो जो जिंक है ना वो सल्फाइड के फॉर्म में हो, ठीक है। आपको यहाँ से सल्फाइड को क्या करना, अलग करना है, तो आप उसको क्या करोगे, देखो आप सल्फाइड है तो क्या करोगे, आप इसका रोस्टिंग करोगे। आप इसका क्या कर रहे हो, बात समझ आ रही ना, आप इसका रोस्टिंग कर रहे हो। तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। अब आपको पता है कि जिंक अगर ऑक्साइड में बदल गया तो हम इसका आराम से रिडक्शन करा करके यहाँ से हम ओ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये बात क्लियर है, और हमारा बन जाएगा जिंक और CO हमारा अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपने जिंक, आपने मेटल तो निकाल लिया, आपने ध्यान से देखो, आपने मेटल तो निकाल लिया, लेकिन क्या आप यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत जहरीली गैस है। क्लियर है बात, इस तरीके से। उसके बाद अगर मान लो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में अगर है, मतलब अगर जिंक का हमारा जो ओर है ना वो कार्बोनेट के अगर फॉर्म में है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अब कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब थोड़ा सा हम एयर के अमाउंट कम कर देंगे, ऑक्सीजन के अमाउंट थोड़ी कम कर देंगे, तो हमारा जिंक किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड्स में, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और जिंक ऑक्साइड में जब बदल गया तो हम उसको फिर से वापस, बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारे दो मेथड हैं। क्लियर होगी बात, ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, ओके। उसके बाद फिर देखो, अब ये वही बता रहा है कि आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हो, बिल्कुल जानते हो, वही तो हमने बताया। वही रिडक्शन करने का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हटाना है, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग यही तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हटा रहे हैं, ओके।
अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है, बिसाइड्स यूजिंग कोक, कार्बन, ठीक है, बेसिकली हम लोग हीट करने के लिए, याद रखो, हम लोग हीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल. समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो जैसे ये देखो क्या कह रहा है कि देखो बेसिकली हम लोग मेटल के ऑक्साइड को, मतलब हमें अगर मेटल के ऑक्साइड को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन दैट इज कोक, जिसको हम लोग कोयला बोलते हो आप लोग, हम लोग वो यूज़ करते हैं. समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज. तो कभी कभी इनके अलावा हम इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए, मेरी बात समझो जरा, ये क्या बताना चाहते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ZnO के साथ, इसे हटाने के लिए हम लोग कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी क्या करते हैं भाई, हम जिंक ऑक्साइड का हम किसी हाईली, मतलब जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, हम उसे क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसको ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा. तो इस तरीके से ये बात समझ आ रही है क्या. हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, इनके से हम क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ओके, अच्छा, वही बात बता रहा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड, जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड है, यानी कि MnO2. में MnO2 को, अब एक तो तरीका ये हुआ कि आप इसे हीट कर दो भाई, है ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, तो क्या होगा, यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है वो रिमूव, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन करेंगे, तब प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. बट इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि हम इसका एल्यूमिनियम के साथ क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, तो जिससे एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, O को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो मैग्नीज है वो अलग हो जाएगा. बात समझ में आ गई ना. तो दैट इज. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सीधी सी बात है भाई, एल्यूमिनियम के यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो MnO2 है, जो मैग्नीज ऑक्साइड है, वो रिड्यूस्ड हो रहा है. क्लियर है बात. दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक. अब देखो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस करती हैं. इस वजह से इन हीट का हम लोग यूज़ भी करते हैं. तो कहाँ, जैसे देखो, जैसे ये देखो एक बता रहा है कि हम लोग थर्मिट प्रोसेस यूज़ करते हैं ज्वाइनिंग द रेलवे ट्रैक. भाई दो रेलवे की ट्रैक को अगर आपस में ज्वाइन करनी है तो क्या लगता है आपको कि हम वहाँ पर अब कोयले को चलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना. बात समझ आ रही ना. सो क्या कह रहा है कि इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड Fe2O3, अगर भाई क्योंकि ये जो पटरी होती है वो किसकी बनी है, आयरन लोहे की बनी हुई है, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जो हैवी जो मशीन्स होते हैं, तो हम लोग ये वाला रिएक्शन यूज़ करेंगे. दिस रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मिट रिएक्शन. इसका नाम याद रखो, किस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं. हिंदी में भी मेरे ख्याल से सब लोग थर्मिट ही बोला जाता है. ठीक है, थर्मिट. ओके, याद रखना है, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कि Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, आपने इसका एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराया, क्या बना, Fe और Al2O3, और हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुई. ओके, अब देखो नाउ अगर हम बात करें वही एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में यानी कि जो सबसे हाईली रिएक्टिव हैं उनका कैसे, तो मोल्टेन स्टेट में. याद करो, मोल्टेन स्टेट में जब जाएगा तो उसमें हमारा क्या बन जाएगा, उसमें हमारा केटायन और एनायन बन जाएगा. क्लियर है बात, केटायन और एनायन बन जाएगा. तो जो हमारा केटायन है, ठीक है, वो हमारा चला जाएगा कहाँ पर, वो हमारा चला जाएगा कैथोड पर, और जो एनायन है वो हमारा कहाँ जाएगा, एनोड पर. ओके, देख लो जरा, यहाँ से देख लो क्या क्या बता रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. अच्छा देखो पहली बात जरा यहाँ से जरा हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि द मेटल्स अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. ओके, ये बात सही है. दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विद कार्बन. तो भाई इतने रिएक्टिव है ना, जरा समझो, इतने मतलब स्ट्रांगली वो से अटैच्ड हैं कि आप उसे गर्म करके तो नहीं कर सकते. गर्म करोगे तो वो उसी के साथ मेल्ट हो गए. ये बात देखा गया कि भाई जब गर्म किया गया तो पता चला कि उसी के साथ वो मेल्ट हो गया, उसी में मिक्स हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ द सोडियम. तो क्या होगा, ये मतलब जो कार्बन है ना वो सोडियम, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम के ऑक्साइड्स को, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को, मतलब होगा ना ऐसा आपका और ऐसा होगा. ये सब और की बात बता रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड्स को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को तो नहीं हटा सकता. तो क्या किया जाए, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. क्यों, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा ही है ना. सोडियम, जैसे मैंने मान लो कहा, मैंने कहा Na2O सोडियम ऑक्साइड,
तो आपने जब इसको गर्म किया तो इसी के साथ ये मेल्ट हो गया, मेल्टेड स्टेट में आ गया। These metals are obtained by electrolytic reductions. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metal are dissipates at the cathode. यानी कि जो metals होंगे वो हमारे कैथोड का मतलब क्या, निगेटिव रॉड। तो मेटल हमारे कहाँ चले जाएंगे, निगेटिव वाले रॉड के पास चले जाएंगे, ठीक है। दैट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन या मान लो कोई भी उसमें जो चीज़ है इज लिबरेटेड एट द एनोड द पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि जो उसमें हमें पता है कि बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं, हो सकता है कि वो ऑक्सीजन के फॉर्म में, हो सकता है कि वो क्लोरीन के फॉर्म में हो, तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो पॉजिटिव वाले चार्ज के पास ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे। तो हमें जो मेटल है सोडियम, सीधा सीधा हमें मेटल्स वो मिल गया। बात समझ आ रही ना। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या एक और है, तो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अगर हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है तो वही हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का हेल्प लेंगे। तो 3 चीज़ें आपने पढ़ ली। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, ठीक है, ओके। अब रिफाइनिंग ऑफ देखो मेटल्स में क्या है कि भाई आपने मेटल्स को ऑब्टेन तो कर लिया है, लेकिन अब क्या करोगे, आप इसे थोड़ा सा रिफाइंड भी करोगे। जैसे कि जो भी आपको मेटल ऊपर मिले ना, वह बहुत ज़्यादा प्योर तो हो गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। तो हमें उनको प्योर मेटल बनाने के लिए उन्हें कुछ जो इम्प्योरिटीज बच गई है उन्हें हमें अलग करना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इस नाम को आपको याद रखना है कि जो उसका नाम है, यानी कि हम लोग मेटल को किस मेथड से रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के मेथड से हम लोग उसको रिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोला जाएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण। थोड़ा अजीब नाम है बट चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी लिख दोगे तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है भाई, तो जैसे कि मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, ठीक है, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो बातें नोट करने वाली वो बात जरा नोट करो। जैसे कि आपने सपोज करो, आपने कहा कि भाई मेरे को सिल्वर या गोल्ड मेरे को अलग करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो इम्प्योर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो क्या किया जाएगा, जो भी इम्प्योर मेटल है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने कहा कि भाई मेरे पास सिल्वर है, ठीक है, हमें इसे थोड़ा सा रिफाइन करना था, तो क्या करोगे, ये जो सिल्वर है मेड द एनोड एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। देखो एक मिनट, क्या बोला कि इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है, जैसे आपने कहा भाई मेरा सिल्वर देखो इम्प्योर मेटल है, तो इसे हम लोग क्या बना देते हैं, इसे हम लोग एनोड बना देते हैं, मतलब इसे हम लोग एक पॉजिटिव, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज एक पॉजिटिव रॉड की तरह। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, अच्छा उसी मतलब प्योर मेटल का, आप अब ये कोई बोला नहीं है कि उसी मेटल का या किसी अलग का, तो थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और हम किसी दूसरे मेटल को हम क्या बना लेंगे, थिन स्ट्रिप हम उसकी ले लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, कैथोड, यानी कि नेगेटिव आयन की तरह वर्क करेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, द अपरेटस सेटअप एज शोन इन द फिगर। मतलब कुछ इस तरीके से देखो दिखाया है, ओके, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, और इसके बाद क्या किया गया, ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो एनोड हमारा जो इम्प्योर मेटल था वो हमने उसको जब एनोड की तरह यूज़ किया, हमने जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो क्या हुआ, डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो गया। उसके बाद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। अच्छा, क्योंकि भाई कैथोड क्या ये नेगेटिव है, तो जो भी इसके एनोड मतलब जब ये डिज़ोल्व हो गया तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 ये कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास, क्योंकि भाई एनोड है। एनोड का मतलब कि मतलब यहाँ पर मेटल का मतलब ये पॉजिटिव, ये किसकी तरफ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो इससे जा करके जो भी हमारा प्योर मेटल होगा वो इस नेगेटिव वाले प्लेट पर जा करके अटैच हो जाएगा। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। द बॉटम ऑफ द एनोड आर नोन एज एनोड मड। एट द बॉटम ऑफ द एनोड जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जा करके सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको हम लोग एनोड मड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ आपकी दिखा रही है, ठीक है ना। अयुब की बात आपको समझ में आई। देखो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कोरोजन। ओके,
तो कोरोजन बेसिकली आपको पता है कि कोरोजन क्या है, एक तरीके का स्लो प्रोसेस है जिसमें हमारी कोई भी जो आयरन आर्टिकल है, एल्यूमिनियम, ये सब इनमें रस्ट लग जाती है, मतलब ये डैमेज होने लगते हैं। तो ठीक है, अच्छा अब अगर ये डैमेज होने लगते हैं तो अच्छा एक मिनट, जैसे अब ये जो आपकी बता रही है, जो चीज़ बता रही है ना, ये वाली जो चीज़ बता रही है, देखो क्या बता रहा है, अगर इसको लोग समझते हैं तो सिल्वर के आर्टिकल में भी कोरोजन लगता है। तो ये अगर इसमें कोरोजन लगेगा तो सिल्वर का आर्टिकल याद रखना था आपको, हम लोग ये शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, ये ब्लैक हो जाता है। ओके, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर। तो सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? सल्फर से, और सल्फर से रिएक्ट करके ये ब्लैक इन कलर का हो जाता है। अब आप कहोगे सर सल्फर कहाँ से मिल गई? तो बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, सल्फर वगैरह। ओके, उसके बाद कॉपर भी क्या करता था? कोरोजन होता था कॉपर में भी। तो कॉपर में जब कोरोजन लगता था तो उसका कलर कैसा होता था? उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती थी, ठीक है, जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते थे। ओके, याद रखना है। और इसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते थे। आयरन में भी क्या होगी? रस्टिंग होगी। तो आयरन में अगर रस्टिंग होगी तो वो हल्की ब्राउनिश टाइप की हो जाती थी, ठीक है, याद आया? इसमें ऐसे कलर नहीं लिखा बट याद रखो। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ द ब्राउन, ठीक है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो देखो रस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है ना, और रस्ट जो बना वो एक कोई सब्सटेंस है जो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? डैमेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है कि भाई एक में मैंने रखा है वाटर में मैंने डुबा करके रखा और कुछ उसका पार्ट ऊपर रखा, तो देखा गया कि ऊपर वाले पार्ट में रस्टिंग लग गई। फिर मैंने पूरा ही डुबा दिया, और किस में? बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर, ठीक है, मतलब एयर को हटाने के लिए मैंने वाटर को बॉयल क्यों किया है? ताकि जो भी उसके अंदर एयर बबल हो वो बाहर निकल जाए। तो देखा गया कि नहीं भाई, कोई भी रस्टिंग का फिनोमेना नहीं हुआ। तीसरी फिर ये चीज़ देखी गई कि मैंने यहाँ इस पूरे जार से मैंने पूरा एयर ही निकाल दिया, फिर मैंने उसको अंदर रख दिया, ठीक है। फिर मैंने एक ड्राइंग एजेंट भी रखा है जैसे कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो देखा गया कि ये भी रस्ट नहीं हुआ। मतलब ये कहने का मतलब ये चीज़ है कि इस वाले जार में एयर भी थी, वाटर भी थी। तो कहने का मतलब जो रस्टिंग हो रहा है ना बेसिकली आयरन के आर्टिकल्स में, वो एयर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट, ये आपको बताना चाह रहा है। अब देखो, अब हमें समझ में आ गया कि भाई जो रस्टिंग है ना वो काफ़ी ख़राब चीज़ है, जिससे वियरिंग एंड टीयरिंग, बड़े बड़े मेटल्स की वियरिंग एंड टीयरिंग होती है। तो हमें इसे प्रिवेंट करना है, तो दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। कैसे प्रिवेंट किया जाए? देखो, प्रिवेंट करने का सीधा सा कई सारा तरीका होता है। सबसे पहले जैसे आपके पास मान लो आपके घर के जो गेट हैं वो बेसिकली अगर आयरन के बने, तो आप उसमें क्या करते हो? पेंटिंग करते हो ना, या फिर आप उसमें ऑयलिंग करते हो, उसमें आप ग्रीसिंग करते हो, या तो ये तो बेसिक सी बातें जो आप जानते हो। एक और टर्म आता है गैल्वेनाइजिंग, ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग जो कि आप लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ऊपर, और मेकिंग एलॉयज़, या फिर हम लोग एलॉय बना देते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पर पेंटिंग, ऑयलिंग, ये सब आप ना ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में लिख सकते हो। अब अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो देखो बेसिकली जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? एक तरीके से मेरे पास एक आयरन की आर्टिकल है, ये आयरन की आर्टिकल है। अब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर से हम इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे। किसकी लेयर चढ़ा देंगे? तो थिन लेयर ऑफ जिंक। ओके, गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन क्या है कि एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी आयरन के आर्टिकल पर या स्टील के आर्टिकल पर हम लोग क्या कर देते हैं? थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा देते हैं। अब ये हमें क्या करता है? ये जो है उस आर्टिकल को प्रोटेक्ट करता है फर्दर। अच्छा, एक बात यहाँ से इंटरेस्टिंग बात और देखो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्ट इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। मतलब कह रहा है कि अगर जिंक कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाता है ना, तो भी वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कैन यू रीज़न बिहाइंड दिस? आप इसके पीछे का रीज़न बता सकते हो क्या है? जरा गेस करो। देखो, सीधी सी बात है, इसके पीछे का जो रीज़न है, जैसे आपने आयरन के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी। अब ये मान लो आपका जिंक जो कोटिंग है, मतलब या फिर जो आर्टिकल है वो मान लो ब्रेक हो गया। तो इसको समझने के लिए देखो हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ ना। रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो आयरन देखो नीचे आता है और जिंक आता है ऊपर, ठीक है। तो अगर
आयरन अगर नीचे है और अगर जिंक अगर ऊपर है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। स्टिल होगा क्या कि जब ये ब्रेक हो जाएगा तो अभी भी जो जिंक है वो अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करके आयरन के ऊपर बहुत स्लोली अमाउंट में थोड़ा थोड़ा एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता हुआ रहेगा, बनाता जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से टूटने के बाद भी, वो लेयर टूटने के बाद भी जिंक क्या करता है, आयरन का प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि जिंक, यहाँ पे ये बता दोगे कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, सो दैट इसका ये रीज़न हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हमारा अगला आता है एलॉइंग। तो एलॉइंग का मतलब क्या होता है भाई, मैंने देखो हम लोग ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी देखे थे। एलॉइंग का मतलब होता है कि हम किसी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं पर्टिकुलर किसी रेशियो में, तो जो चीज़ बनती है उसे हम लोग बोलते हैं एलॉय। और एलॉइंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ज़रा समझना, आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। ठीक है, हमको पता है सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज मेटल हमारा आयरन है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, हम कभी भी इसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते क्योंकि तुरंत रस्ट इसमें लग जाएगा। बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्क्रैचेज ईजिली व्हेन हॉट, बट इफ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, क्या मिला दिया मैंने इसमें, कार्बन मिला दिया, इट बिकेम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। देखो थोड़ा सा मैंने उसमें कार्बन मिला दिया, कितना मिला दिया, 0.05। इसके मिलाने से ही वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम। अब देखो दूसरी बात, यहाँ से फिर दूसरी चीज़, अब अगर हम आयरन को अगर मिक्स करते हैं विद निकल के साथ एंड क्रोमियम के साथ, तो क्या होता है, वी गेट स्टेनलेस स्टील मतलब समझते हो। एक एग्जांपल देख लो, जैसे आप लोग जो अपने बर्तन वगैरह आपके घरों में जो होते हैं ना, स्टील वाले बर्तन, वो विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। देखो वो पता नहीं, आप जब पैदा भी नहीं होते तब से वो बर्तन है तो वो कभी भी रस्ट भी उनमें नहीं लगता है। तो हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। दस इफ द आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस। ये बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली कि भाई आयरन के साथ अगर हम कोई भी सब्सटेंस अगर मिला दे रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी बदल गई। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज। होमोजीनियस मिक्सचर ये एक तरीके से, एक मिनट यहाँ पे हम कहाँ आ गए, मिक्स विद अदर सब्सटेंसेज, द सब्सटेंसेज ऐड मे बी मेटल और नॉन मेटल एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस। हाँ याद रखना है, एलॉय आपका किस टाइप का एक एग्जांपल हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी दो सब्सटेंस जो है ना वो पूरी तरीके से मिल गए हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि देखो ये अलग है ये अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चीनी और पानी का घोल बनाओ, शरबत बनाओ और उसमें चीनी को अच्छे से घोल दो, तो क्या बता सकते हो देखो यहाँ पर चीनी यहाँ पर पानी है, तो दैट इज़ वो जो आपको मिक्सचर मिला वो आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, टू और मोर मेटल्स, और मेटल्स है ना नॉन मेटल्स, हो सकता है कि मेटल है मेटल, हो सकता है मेटल और नॉन मेटल हो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो होता कैसे, सबसे पहले आप प्राइमरी मेटल, जैसे मान लो आपको आयरन स्टील मान लो आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने आयरन को मेल्ट करोगे एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन अ डेफिनिट प्रपोर्शन। याद रखना है इनकी एक डेफिनिट प्रपोर्शन होती है, ये नहीं कि अपने मन का कुछ भी मिला दिया, एक फिक्स रेशियो में मिलाई जाती है। देन इट इज़ कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, देन उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पर कूल कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से हमें वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाती है, डिजायर्ड चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पर कुछ फैक्ट वाली बातें बता रहे हैं, क्या कि डू यू नो, क्या नहीं जानते भाई, क्या जानते हैं हम लोग, कि हम क्या जानते हैं कि प्योर गोल्ड, ठीक है सभी लोग बच्चे जानते हैं कि 24 कैरेट का होता है, वेरी सॉफ्ट होता है। तो अब देखो वेरी सॉफ्ट है ना, तो भाई इसको बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। सुटेबल नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी, सो इट इज़ अलाउड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो लोग इसमें सिल्वर कॉपर मिला करके इसको हार्ड बना देते हैं। तो जो आप बोलते हैं ना कि देखो मेरे पास 24 कैरेट का गोल्ड है, तो भाई गूगल वो गड़बड़ है, वो 24 कैरेट का जो ज्वेलरी है ना वो हो ही नहीं सकता, वो टूट करके नीचे गिर जाएगा या फिर समथिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। इट मीन्स दैट 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड, ठीक है, इज एलॉयड विथ, एलॉय किया जा रहा है 2 पार्ट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। या तो हम उसको कॉपर के साथ मिला देंगे या तो हम उसको सिल्वर के साथ। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो अगर आपको 24 ग्राम का अगर गोल्ड अगर आपको खरीदना है, तो उस 24 ग्राम के गोल्ड में 2 ग्राम कॉपर होगा और 22 ग्राम आपका गोल्ड होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब यहाँ से देखो एक और चीज़ क्या बता रहे हैं कि वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज द एमलगम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। व्हाट इज एमलगम?
एमलगम का मतलब होता है कि आपके पास जैसे वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। जैसे कि मान लो आपने आयरन को आपने मरकरी मिला दिया, आयरन को आपने मतलब सिल्वर या किसी भी चीज़ को आपने मरकरी में मिला दिया, तो दैट इज़ वो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एमलगम। याद रखने वाली बात है ये। ओके, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद फिर देखो, अब जो एलॉय होते हैं ना, बेसिकली एलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है एज़ कम्पेरिजन टू इट्स के प्योर मेटल से। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक आयरन का प्योर मेटल था, और अब मैंने आयरन में मान लो मैंने कार्बन मिला दिया या समथिंग, मान लो मैंने कुछ और भी चीज़ मिला दी, ठीक है, निकल मिला दिया मैंने, कॉपर मिला दिया मैंने, इस तरीके से कुछ मैंने मिला दिया। तो अब ये जो चीज़ बनेगी उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इससे लेस होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ब्रास, अब देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखने हैं किसके, एलॉय के। तो ब्रास क्या है, एक एलॉय है, किसका है, तो क्या क्या मिलता है याद रखना है, कॉपर एंड जिंक, दो चीज़ों से मिलाई गई। ब्रास को बनाने के लिए दो चीज़ें मिलाई गई, कॉपर एंड जिंक। इसी तरीके से एक और आपका एलॉय है ब्रोंज, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, ब्रोंज। ब्रोंज क्या एलॉय है, किसका, कॉपर एंड टिन का। दो आपको एलॉय यहाँ से मिले, कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप देखे हो कि भाई अगर हम ब्रोंज या फिर अगर हम ब्रास को ले तो हम इसको इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम इसमें करंट नहीं फ्लो कर सकते, बड़े आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कॉपर है तो बड़े आसानी से फ्लो होता है, क्योंकि कॉपर हमारा ओरिजिनल फॉर्म में है। तो क्या होता है कि वेयर एज कॉपर इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सोल्डर जो हमारे जो वेल्डिंग सोल्डर्स होते हैं ना, जो उनकी बात कर रहा है, एन एलॉय ऑफ। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एज एक सोल्डर आयरन की तरह यूज़ करते हैं वेल्डिंग वाली चीज़ों के लिए, है ना, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि लेड और टिन का मिक्सचर होता है। ओके, ऐसा क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है, और ये हमारा एक वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर जो है मतलब सोल्डर आयरन की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए। ओके, ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा सा एक वंडर ऑफ आपको बता रहा है कि हमारे इंडिया का जो वंडर है वो लगभग आज से 1600 साल पहले, ठीक है ना, 1600 ईयर्स एगो बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया बनाया गया था, आयरन पिलर ऑफ एट दिल्ली में जो बनाया गया, ठीक है ना। ये 1600 साल पुराना है। तो ये देखा गया कि अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो सीधी सी बात है, मतलब ये आपको बताना चाहता है कि देखो आज से 1600 साल पहले भी हमारे इंडिया में ये जो आयरन मतलब मेटल को मिक्स करने का जो प्रोसेस है, जिससे हम लोग चीज़ों को रस्ट होने से बचाते हैं, वो प्रोसेस उस समय भी अवेलेबल था, ठीक है ना। ये लगभग 8 मीटर हाई है और 6 टन का बड़ा है, जिसकी टोटल वेट 6000 kg है, और अभी तक वैसे का वैसे ही बना हुआ है। क्लियर बात, ठीक है। फिलहाल तो हमने देखो एक क्या किया, हमने एक क्विक वे में हमने इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया, समझ लिया अच्छे से, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। जब आप इसके नोट्स पढ़ें या जब आप इसको दोबारा मतलब एक तरीके से आप इस चीज़ों को जब याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, देखो एक बात बताएंगे, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़ो। हो सकता है एक बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, नो प्रॉब्लम, ये सबके साथ है, ये हर एक के साथ प्रॉब्लम होती है, पढ़ना और भूल जाना। लेकिन अब फिर अच्छा कौन कर पाएगा, जो उन चीज़ों को बार बार पढ़ेगा। ओके, फिलहाल रखते हैं वीडियो को यहीं पर, बातों को अपनी ख़त्म करते हैं, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।